Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of civil services examination across the country. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने अर्थक्वेक के बारे में देखा था, उसके पहले वल्केनिज्म देखा था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो थोड़ा जियोलॉजी से काफी क्लोज है, जिसे हम रॉक्स और मिनरल्स बोलते हैं। एक्चुअली जियोलॉजी आपको जैसे पता है कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, इंस्पायर्ड है, वहां से एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है। तो थोड़ा बहुत तो जियोलॉजी के क्लोज हमें जाना ही पड़ेगा जियोमॉर्फोलॉजी को समझने के लिए, क्योंकि आगे हम माउंटेन बिल्डिंग की बात करेंगे, कौन सा माउंटेन कैसे बनता है, तो हमें पता होना चाहिए कि रॉक्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से रॉक्स की क्या फीचर्स होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है जियोमॉर्फोलॉजी में फर्दर स्टडी के लिए। तो इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो रॉक्स एंड मिनरल्स होगा, और साथ ही साथ हम उसके आगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस को भी आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा आज दो टॉपिक है, मिनरल्स एंड रॉक्स और एंडोजेनिक फोर्सेस। ये दोनों चीजें जो हैं वो जियोलॉजी से कनेक्टेड हैं। वंस वी आर एबल टू अप्रिशिएट दिस टू टॉपिक्स, जो आगे फर्दर आने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ये सारी चीजें, तो हम काफी अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। अब जब हम बात करेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स की, तो कई जगह पे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा रॉक्स के, राइट, कि ये वाली रॉक है, ये वाली रॉक है। आप डीप में मत जाना, मतलब कभी टेक्निकल चीजों पे मत जाना कि ये रॉक जो है इसका ऑक्टागोनल शेप क्यों है, हेक्सागोनल क्यों शेप है, क्योंकि वो आपका फील्ड नहीं है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वो भी जनरल स्टडीज के लिए पढ़ रहे हो। आपको जियोलॉजी ऑप्शनल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बस आपको एक अच्छा लगे, एक क्लैरिटी माइंड में हो, इसलिए आपको पिक्चर्स भी दिखाई जाएंगी या फिर वीडियोस भी दिखाए जाएंगे, बट दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, नॉट टू मेक यू अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स इन डिटेल, ठीक है। क्योंकि डिटेल में जाओगे तो फिर जियोलॉजी में चलते चले जाओगे, फिर उसका कोई एंड लिमिट नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं पहले इस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आज के जो मिनरल्स एंड रॉक्स जो टॉपिक्स है उसमें एक्चुअली हमें करना क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हमें जाननी है। तो इसमें 5-6 जो सब टॉपिक्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं इस टॉपिक्स के, ये है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि ये मिनरल्स होता क्या है, रॉक्स होता क्या है। चट्टान, रॉक्स, मिनरल्स, खनिज, ये सब आप पढ़ते हो, बट एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। फिर ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मतलब कितने तरह के मिनरल्स हमारे होते हैं, रॉक्स और मिनरल्स में फर्क क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कुछ मेजर मिनरल्स के बारे में, कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो मेजरली हमारे अर्थ क्रस्ट में पर्टिकुलरली पाए जाते हैं। उसके बाद जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स कितने तरह के होते हैं। पार्टिकुलर रॉक्स के बारे में भी जानेंगे कि ये वाला रॉक्स कितने तरह का होता है, कैसे बना, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। ये सारी चीजें हम जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में जाएंगे। फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस रॉक टाइप्स, जितने भी रॉक टाइप्स की हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में, उनका फॉर्मेशन और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों बातें हम करेंगे। और लास्ट में एक हमारा टॉपिक होगा रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है ये, ठीक। तो वंस यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस 5 टॉपिक्स, you would be able to appreciate the sixth part, the rock cycle होती है। तो इसको आप ध्यान से समझना, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट देखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मिनरल्स शब्द क्या होता है, व्हाट इज मिनरल्स, राइट। तो किसी को कोई आइडिया? इट्स कॉल्ड मिनरल्स, राइट, सही है। बट ये थोड़ा सा रिसोर्स मिनरल्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे इस डिफिनेशन से, क्योंकि रिसोर्स का भी मतलब होता है कि जो यूजफुल एलिमेंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म होता है जो आप बोल रहे हो, रिसोर्स। रिसोर्स के अंदर एक मिनरल रिसोर्स होता है, ठीक। मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, ये 3 तरह के रिसोर्स होते हैं। तो उसके अंदर एक मिनरल होता है। तो मिनरल के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो भी अर्थ क्रस्ट बने हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से बने हैं। पीरियोडिक टेबल आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि कितने तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस यूनिवर्स में। तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, ऊपर का जो 30 किलोमीटर का एरिया है, वो किन किन एलिमेंट से बना हुआ है। तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, अभी मैं फिर बता रहा हूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जब हमने क्रस्ट पढ़ा था तो उस समय हल्का सा आपको मैंने हिंट्स दिया था कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है हमारे क्रस्ट में, ऑक्सीजन होती है 46.6%। एलिमेंट्स पूछा जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन सी होती है, तो सिलिकॉन होती है। ये सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का सॉलिड एलिमेंट हो गया। ऑक्सीजन तो गैसियस हो गया, सॉलिड एलिमेंट में पूछे जाएंगे तो आप सिलिकॉन बोलोगे। उसके बाद पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मेटल्स कौन सा पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम बोलोगे।
क्योंकि ये दोनों ज्यादा हैं लेकिन ये दोनों मेटल्स नहीं है। मेटल्स आपको यहां से शुरू हो रही है, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। और हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, इंटायर अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पूरे अर्थ की हम बात करेंगे और पूछेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाए, तो उसमें आयरन होगा, क्योंकि हमारा पूरा कोर तो आयरन से ही बना है ना। आप लोग पढ़े हो आउटर कोर, इनर कोर, 95% फेरियम एंड निकल, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है मेजर एलिमेंट्स हैं जिससे कि हमारा अर्थ बना है। वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स से बना हुआ है, बट सबको नहीं, ये मेजर चीजें हैं जिसकी जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा है। उस तरह के आपको इसको शो करने के लिए मैंने दो तरह का डायग्राम दिया है, एक ये वाला और एक इसको पाई चार्ट भी दिया है। इन सब डायग्राम्स का आप एग्जाम्स में हमेशा यूज करो। सपोज मान लो आपसे कभी क्वेश्चंस आपको आंसर्स में लिखना हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स अर्थ में पाए जाते हैं, तो आप इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ कर दो, तो ये काफी अट्रैक्टिव आंसर आपका उठ के आएगा। तो ये एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। मगर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ में, जनरली वो सिंगल नहीं पाए जाते हैं, वो हमेशा 2 या 3 एलिमेंट्स मिलके एक साथ पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन O जो है आपको इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता है, सिलिकॉन Si इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, 99% ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो अकेले नहीं पाए जाते हैं, उनके साथ 2-3 एलिमेंट्स मिलके और एक ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक। तो उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो मिनरल्स इज नथिंग बट 2 और मोर एलिमेंट्स फाउंड टुगेदर इज मिनरल्स। तो हमारे जो पूरा अर्थ क्रस्ट है इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं यही एलिमेंट्स का ग्रुप है। तो समझ में आ रही है मिनरल्स क्या है। लेकिन कभी कभी रेयरली, वो रेयर ही होता है कि सिंगल एलिमेंट भी एज ए मिनरल पाया जाता है, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये लोग प्रीसियस मेटल्स हो जाते हैं जो सिंगल पाए जाते हैं। ये इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, इसलिए इनका प्राइस इतना हाई होता है। तो कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं जो सिंगल इंडिपेंडेंटली भी हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जो कि बहुत रेयर होते हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा हमारे अर्थ क्रस्ट में ग्रुप्स में पाए जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा का ग्रुप्स में। और इसी ग्रुप्स में पाए जाने को हम मिनरल्स बोलते हैं। तो मिनरल समझ में आ गई क्या होती है। अब रॉक्स क्या होता है? तो जिस तरह से 1, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर मिनरल्स बनाते हैं, उसी तरह से 2 या 2 से ज्यादा मिनरल्स बना के मिलकर रॉक्स बनाते हैं। तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू मिनरल्स, राइट। अब मिनरल्स प्लस मिनरल्स इज इक्वल टू रॉक, यह मतलब हुआ। यही डिफरेंस है मिनरल्स और रॉक्स में। एक रॉक्स में कई तरह के मिनरल्स आपको मिलेंगे, एक मिनरल्स में कई तरह के एलिमेंट मिलेंगे। ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात है। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड रॉक्स। अब आप इसको देख सकते हो इस चीजों में कि मिनरल्स क्या होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में होता है, वो कंपाउंड के फॉर्म में, तो उसको हम मिनरल्स बोल देते हैं। बेसिकली जो भी मिनरल्स हमें पाए जाते हैं वो सब हॉट मैग्मा से, इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ से पाए जाते हैं। जैसे कि अर्थ पहले क्या था? मैग्मा था, बहुत पहले मैग्मा ही था, उस समय तो सॉलिड कुछ नहीं था। तो वहीं से उसके सॉलिडिफिकेशन से जो सॉलिड चीजें बनी अर्थ में, मिनरल्स बने। तो कहीं ना कहीं सारे मिनरल्स का आप एक्चुअल ओरिजिन देखोगे तो मैग्मा ही मिलेगा आपको। मैग्मा मींस मोल्टन रॉक्स, मोल्टन मिनरल्स, उसी के सॉलिडिफिकेशन से हमारे मिनरल्स बनते हैं, ठीक है। इनका एक ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब कोई भी मिनरल्स का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, फिक्स्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक डिफिनिट कंपोजिशन होगा कि ये एलिमेंट मिलके ये मिनरल बना है, ठीक है। तो इस तरह से सबका एक होता है, डिफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। और कभी कभी सिंगल एलिमेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया। ये लोग जो है कभी कभी सिंगुलर एलिमेंट में भी पाए जाते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता, ये रेयर है, ठीक है। और रॉक क्या हो गया? 2 और मोर मिनरल्स कंबाइंड टुगेदर। तो ये आपको डिफरेंस मिनरल्स और रॉक्स के बीच में समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन बचता है कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स आपके होते हैं, कितने तरह के मिनरल्स होते हैं। अब आप टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करोगे, राइट, तो आप क्लासिफाई उसको करोगे तो जनरली 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, एक ऑर्गेनिक मिनरल्स, एक इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें पहले के कोई प्लांट्स, एनिमल्स के रिमेन्स हों। जैसे पहले एनिमल्स था, प्लांट्स था, ये लोग जो है मरने के बाद उनका जो रिमेन्स था वो एक मिनरल्स में बन जाता है, तो उसको हम ऑर्गेनिक मिनरल्स बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक मिनरल्स बोलते हैं जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स के रिमेन्स नहीं हो, उसके अलावे कोई और इन
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के रिमेन्स हो, जैसे कि आपका मिट्टी हो गया, सिलिका हो गया, ये सब जो होते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक मिनरल्स में आपको जनरली कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है। जैसे आपने बोला कि ह्यूमन यूटिलिटी के लिए होता है, तो ये लोग ह्यूमन यूटिलिटी के लिए होते हैं, तो दैट वाज पार्शियली करेक्ट। लेकिन आपको ये चीज था कि हाँ, दो एलिमेंट्स मिलकर जो मिनरल्स बनते हैं, दैट वाज द कंप्लीट करेक्ट। तो ये लोग जो है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से, सॉरी, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बन के अगर बनते हैं तो वो ऑर्गेनिक मिनरल्स कहलाते हैं। तब कहलाते हैं जब वो एलिमेंट्स जो है वो ऑर्गेनिक हो, राइट। उसी तरह से इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल्स मतलब कि इसमें ऑर्गेनिक रिमेन्स नहीं है, कहीं से भी कोई प्लांट्स, एनिमल्स पहले का मरा हुआ नहीं है, राइट। तो इसमें आपको चार भागों में बांट सकते हो: सिलिकेट मिनरल्स, कार्बोनेट मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स और सल्फाइड मिनरल्स। तो जैसे आपका नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सिलिकेट का मतलब क्या होगा कि सिलिका ज्यादा होगा, कार्बोनेट का मतलब क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ। तो कार्बोनेट मतलब कार्बन इधर आ जाता है, ऑर्गेनिक में आ जाता है, कोल पेट्रोलियम में, ठीक है। कैल्शियम ज्यादा होगा, सल्फाइड में सल्फर ज्यादा होगा, मेटालिक में मेटल्स ज्यादा होंगे। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी चार तरह के होते हैं। तो आपको इतने डिटेल्स में नहीं पूछे जाएंगे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मिनरल्स के बारे में बताओ, बट आपको ये बेसिक चीजें हैं पता होनी चाहिए। ये जो है आपको कहीं कहीं यूज होते हैं, कल को टर्म्स यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक मिनरल्स, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक मिनरल्स मतलब हमारा कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तीनों हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल्स में ये सब होते हैं, कार्बोनेट रॉक्स होता है, सिलिकेट रॉक्स होता है, तो ये सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। तो किससे एलिमेंट से बने हुए हैं, मेजर डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा है, इससे हम बताते हैं। वैसे तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट भी होंगे, लेकिन जिसमें डोमिनेंटली सिलिकेट होगा, सिलिका होगा, सिलिकॉन होगा, तो वो कहलाएगा क्या, सिलिकेट मटेरियल्स। डोमिनेंट मतलब जिसकी प्रोपोर्शन जो है सबसे ज्यादा होगी। मेटल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो मेटालिक मिनरल्स कहलाएगा, सल्फर का ज्यादा होगा सल्फाइड मिनरल्स कहलाएगा, कैल्शियम का ज्यादा होगा कार्बोनेट मिनरल्स कहलाएगा। तो दैट इज द फंडा ऑफ मिनरल्स, आपको समझ में आ गई, राइट। अब मिनरल्स के बाद क्या बनेंगे, रॉक्स बनेंगे। अब लेकिन थोड़ा बहुत ना कुछ मिनरल्स के बारे में आपको हल्का सा पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत डिटेल में जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार ना ये सब बड़ा ही एबंडेंट मिनरल्स है हमारे अर्थ क्रस्ट में, बहुत ह्यूज अमाउंट में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो किन किन मिनरल से मेनली बना हुआ है, ये आपके लिए नए नाम होंगे इसमें बहुत सारे, लेकिन आप जस्ट 5 नाम जो है इसको याद रखना, क्योंकि ये 5 नाम जो है वो अर्थ का एक मेजर पोर्शन जो है अर्थ क्रस्ट का वो बनाता है। तो सबसे पहला है फेल्सपार। ये फेल्सपार जो होता है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है डोमिनेंटली। तो ये किस तरह का मिनरल्स होगा, सिलिकेट मिनरल्स होगा, कार्बोनेट मिनरल्स होगा, मेटालिक मिनरल्स होगा कि सल्फाइड मिनरल्स होगा, सिलिकेट होगा, क्योंकि सिलिकॉन इसमें डोमिनेंट है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन से सबसे ज्यादा ये बना हुआ है फेल्सपार, और इसमें थोड़े बहुत मेटल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इसको मेटालिक मिनरल्स हम नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट सिलिकॉन है, ठीक है। तो इसलिए इसको सिलिकेट मिनरल्स बोलेंगे। और पूरे अर्थ क्रस्ट का 50% जो है इसी मिनरल से बना हुआ है, पूरा अर्थ क्रस्ट फेल्सपार से। तो ये एक तरह का मिनरल्स हो गया आपको, ठीक। उसी तरह से हमारा क्वार्ट्ज दूसरा मिनरल्स हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, जो सैंड और ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी सिलिका का प्रोपोर्शन ज्यादा है। क्वार्ट्ज इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सिलिकेट मिनरल। ये जो है व्हाइट कलरलेस होता है, और ये जनरली हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे रेडियो में, रडार में, इन सब में ना ये क्वार्ट्ज का बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या यूटिलिटी के हैं, रेडियो, रडार। ये मेनली फेल्सपार किस तरह की यूटिलिटी के लिए है, ये हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए ज्यादा यूज होता है फेल्सपार जो है। ये क्वार्ट्ज जो है वो हमारे रेडियो के लिए, रडार के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में ये ज्यादा यूज होता है, ठीक। तो ये जो होता है पूरे अर्थ का 12% ऑफ द पूरा अर्थ क्रस्ट होता है क्वार्ट्ज का बना हुआ। फिर एक हमारा पायरोक्सिन होता है। ये पायरोक्सिन किससे किससे बना है, कैल्शियम से बना है, एल्युमिनियम से बना है, मैग्नीशियम से बना है, आयरन और सिलिका, ये 5 मिलकर जो है पायरोक्सिन बनाए हैं। लेकिन डोमिनेंटली इसमें कैल्शियम होता है, तो इसलिए ये कार्बोनेट हो जाता है। ये पूरा 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। और ये मिटेरॉइड्स जो होते हैं ना, जो अर्थ पे आके गिरते हैं, वो ज्यादातर ये पायरोक्सिन इसके बने होते हैं, ठीक है। मिटेरॉइड्स में बहुत मिलते हैं ये पायरोक्सिन। माइका का आपने नाम सुना होगा, ये आप आगे जो रिसोर्स भी पढ़ेंगे ना इंडियन ज्योग्राफी में, तो माइका कहां कहां मिलता है ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जनरली पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका का बना होता है। ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, जैसे आईसी, इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह बनाने में ना माइका का यूज होता है,
ठीक है, ये 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट होते हैं। और लास्ट हमारा होता है ओलिवाइन। ओलिवाइन एक चमकता हुआ पत्थर होता है जो जनरली ज्वेलरीज में यूज होते हैं। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आप देखते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के उसमें पत्थर लगे होते हैं, मोस्टली दे आर ओलिवाइन। और ये ओलिवाइन जो होता है मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका का बना होता है, जो ज्वेलरीज में हम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में। तो दिस इज द 5 मेजर मिनरल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो ये 5 के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आपके लिए नया नाम होगा, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल नहीं, कि किसका कहां यूज होता है और इनका क्या कॉम्पोजिशन है, बस इतना पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये सारी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो कोई चीज अगर एनसीईआरटी में दे रखी है तो वो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाले को ये पता होता है कि एनसीईआरटी कितने पार्ट को कवर करता है। ये लोग जो रेफरेंस लेके चलते हैं ना स्टैंडर्ड का, वो एनसीईआरटी को लेके चलते हैं 11th-12th को। तो 11th वाले एनसीईआरटी में ये 5 दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत इसको आपको देख लेना, इसमें बहुत कुछ समझाने वाला तो है नहीं, जान ही रहो कि फैक्चुअल चीजें हैं, तो लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखना। कोई दिक्कत? अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स क्या होता है ये तो जान गए आप, कि 2 या 2 से ज्यादा मिनरल्स को मिलके रॉक्स बनते हैं। उसी तरह से रॉक्स जब डिसइंटीग्रेट होंगे या फिर जब उनको डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें भी कई सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। अब क्वेश्चन है कि कितने तरह का रॉक्स होता है। तो कितने तरह का रॉक्स होता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ना रॉक्स को क्लासिफाई करने का, वो ये होता है कि रॉक्स बने कैसे हैं। रॉक्स कैसे बने हैं, मतलब कि जो जो मिनरल्स को तो मिल के बने हैं, ये तो आपको पता है कि ग्रुप ऑफ मिनरल्स होंगे, लेकिन ये कैसे मिले हैं, ऐसा क्या प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से ये लोग मिलके बने हुए हैं। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है रॉक्स को क्लासिफाई करने का। तो जितने भी अर्थ पे रॉक्स पाए जाते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, या तो इग्नियस रॉक्स होगा, या तो सेडिमेंट्री रॉक्स होगा, या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स होगा। तो ये 3 तरह के रॉक्स होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इग्नियस रॉक्स क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बने कैसे हैं, इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी सारी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये तीनों जो है बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आपको रॉक्स के बारे में होनी चाहिए। तो हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे इसमें, लेकिन ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना। कहीं अगर नहीं समझ में आए तो आप क्लास के बाद या नेक्स्ट क्लास में आप आके पूछ लेना। वैसे तो काफी चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिससे कि नहीं समझने वाली कोई बात नहीं होगी, बट फिर भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क फर्दर आफ्टर द क्लास। अब देखो, ये जो इग्नियस रॉक्स होता है, आपको पता है कि वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, मैग्मा निकलता है, वोल्केनिज्म वाला चैप्टर आप पढ़ रखे हो। तो ये जो मैग्मा निकलता है वो जब अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। अर्थ के सरफेस के नीचे होता है तो क्या बोलते हैं, मैग्मा। ये दोनों क्या है, मोल्टेन रॉक्स हैं, मतलब आपको मोल्टेन स्टेज में है। ये दोनों जब भी सॉलिडिफाई हो जाएं, ठंडा होने के बाद, कूलिंग इनका हो, शुरू में तो ये आग जैसे होते हैं, लाल दिखाई देते हैं, राइट। टेम्परेचर इनका जो है 500, 600, 700 डिग्री सेल्सियस होती है। जब ये ठंडा होते हैं एटमॉस्फेयर में आके, या फिर कई बार अर्थ में ही दरार वगैरह में चले जाते हैं, किसी दरार में, किसी क्रैक्स में, किसी ज्वाइंट्स में, किसी होल्स में, अर्थ के सरफेस के ही अंदर चले जाते हैं, वहां ठंडा होते हैं। ठंडा होने के बाद सूखते हैं, सूखने के बाद सॉलिड होता है। तो जो सॉलिड फॉर्म बनता है उनके सूखने के बाद, वो इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। तो इग्नियस जो वर्ड बना है वो इग्निस से बना है, IGNIS। इग्निस जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर, ठीक है। इग्निस मतलब क्या होता है, फायर, मतलब कि ये फायर से बना हुआ है। तो फायर इसको किसको बोलते हैं, मैग्मा को बोलते हैं। मैग्मा एक्चुअली कोई आग नहीं जलता है, लेकिन वो उसकी टेम्परेचर इतनी हाई होती है कि वो रेड दिखाई देता है आग की तरह। तो मैग्मा से चूंकि बनना है, मैग्मा के ठंडे होने से, उसके सॉलिडिफिकेशन से बना है, इसलिए इसका नाम हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और ये जो इग्नियस रॉक्स होता है, हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट का 70% भाग जो है इग्नियस रॉक से बना हुआ है, राइट। अंदर में मैग्मेटिक चेंबर है, एस्थेनोस्फीयर है, उसमें से मैग्मा निकलता है, मैग्मा जाकर फैलता है और फैल के सारे इग्नियस रॉक्स बनते हैं। जितने भी ये माउंटेन्स आप देख रहे हो ना, ये सारे इग्नियस रॉक्स के बने होते हैं, मेनली वोल्केनिक माउंटेन्स। बाकी तो सेडिमेंट्री रॉक्स भी इसमें होते हैं। कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इसकी भी हम बात करेंगे। तो फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। यहां पे दोनों हमने नाम दे रहा है, मैग्मा और लावा। क्यों? जब अर्थ के बाहर आके ठंडा हो तो उसको लावा बोलेंगे, जब अर्थ के अंदर में ही हो तो मैग्मा बोलेंगे। तो इग्नियस रॉक अर्थ के बाहर भी बनता है और अंदर भी बनता है, राइट। तो मैग्मा के ठंडा होगा, इसका मतलब कि अर्थ के अंदर में ही ठंडा हो गया सरफेस के, तो वो जो है मैग्मा बोलेंगे। बाहर हो गया लावा बोलेंगे। इसको हम प्राइमरी रॉक्स या पेरेंट रॉक्स भी बोलते हैं।
प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहला रॉक था जो बना था। क्यों? क्योंकि अर्थ शुरू में क्या था? मैग्मा था। मैग्मा से ही बना था ना। तो अगर आपको ये मैं बता रहा हूं कि मैग्मा के ठंडे होने से इग्नियस रॉक्स बनता है, तो इसके मतलब कि इस पूरे अर्थ पे जो पहला रॉक बना होगा वो इग्नियस रॉक बना होगा। तो इसलिए इसको हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रॉक ये बना था। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि जब इग्नियस रॉक बना था तो ये सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक कहां से आया? तो एक्चुअल में ये सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक ये इग्नियस से ही आया है। कैसे आया है ये हम आगे बात करेंगे अभी। लेकिन ये समझ लो कि जब पहला अर्थ पे रॉक था वो इग्नियस रॉक था, और उसी में किसी तरह के चेंज, कोई प्रोसेस के थ्रू सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गया। तो इसलिए इसको हम और क्या बोलते हैं? पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। पेरेंट मतलब सबका पापा, इसी से सब लोग जो है आगे बने हुए हैं। तो पेरेंट रॉक एंड प्राइमरी रॉक, दिस इज द वर्ड यूज फॉर इग्नियस रॉक। उसी तरह से हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे पूरे क्रस्ट का मात्र 5% होता है, राइट। अब क्वेश्चन आपके पास आ गया कि इग्नियस रॉक तो शुरू में बना था, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बना? तो इग्नियस रॉक्स तो चलो ये बन गए इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो ये इग्नियस रॉक्स का एक पहाड़ बन गया, वोल्केनिक माउंटेन। अब इस पे जो है नदियां भी जा रही हैं, हवा भी टक्कर मार रहा है, तो इनके टक्कर मारने से छोटे 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 कण इनके टूटेंगे, और ये इग्नियस रॉक्स के छोटे छोटे कण टूटेंगे और किसी वाटर बॉडीज में, मान लो तालाब में, नदी में या समुद्र में जाके इकट्ठे हो गए। ये कण इकट्ठे होने के बाद ये कण कहां से निकले हैं? किसी इग्नियस रॉक्स के वेदरिंग से। इस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। जो रॉक्स टूट टूट के छोटे छोटे कण में आता है ना, इसको हम वेदरिंग बोलते हैं साइंस में। तो ये यहां पे इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होते गया होते गया होते गया, डेंस होता गया, डेंस होता गया, पूरा डेंस हो गया, मतलब डिपोजिशन कंप्लीट एकदम ऐसा हो गया। अब इसमें ऊपर से पानी का भी प्रेशर है। ये पहाड़ अलग है, ये पानी अलग है, ये मत समझ लेना कि दोनों एक दूसरे के नीचे है, दो डायग्राम है। तो इधर से पानी का भी ऊपर से प्रेशर है, और कहीं इधर से भी प्रेशर अगर पड़ रहा होगा, तो इसकी वजह से ये छोटे छोटे जो कण हैं वो एक दूसरे से जुड़ के कंपैक्ट होके और पूरा लिथिफाई हो जाते हैं, मतलब एक पूरा रॉक बन जाते हैं। ये समझ रहे हो? पूरा उसको दबाओगे एक दूसरे से चिपक के वन रॉक बन जाएगा ये। तो दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इग्नियस रॉक हो या कोई भी रॉक हो पहले का, मान लो आगे हम मेटामॉर्फिक की भी बात करेंगे, कोई भी रॉक हो उसका पहले डिग्रेडेशन होगा, वो छोटे छोटे कण में टूटेंगे, या तो उधर से नदी गुजर रही है या हवा टक्कर मार रही है, कोई भी तरीके से हीट पड़ रहा है सनलाइट का, तो उसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन हो, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके वजह से ये रॉक के छोटे 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 कण टूट के डिपोजिट होंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? वेदरिंग ऑफ रॉक होगा। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? डिपोजिशन होगा। जनरली नदियों में या किसी वाटर बॉडीज में डिपोजिशन होता है तो वाटर का ऊपर से प्रेशर होता है, तो प्रेशर यहां क्रिएट होगा डिपोजिशन के बाद। तो डिपोजिशन के बाद उन सारे कणस में कंप्रेशन होगा प्रेशर की वजह से, और कंप्रेशन से दोनों एक दूसरे से चिपक के और लिथिफाई हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कि एक सेडिमेंट्री रॉक बन गया। तो इस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। तो ये बने कहां से? इग्नियस से ही बने। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। ये पार्टिकल्स छोटे छोटे बनाते हैं, जैसे एग्जांपल हो जाएगा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और इसके एग्जांपल क्या थे इग्नियस के? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अब ग्रेनाइट बेसाल्ट क्या होता है ये सब हम अभी बात करेंगे। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री समझ गए, इग्नियस समझ गए। अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना? देखो ये पूरे अर्थ क्रस्ट का 25% होता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक तब बनता है, मेटामॉर्फोज एक टर्म होता है जिससे कि ये बना है। मेटामॉर्फोज का मतलब होता है चेंज इन द फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म, उसको मेटामॉर्फोज बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक तब बनता है जब कोई इग्नियस रॉक या कोई सेडिमेंट्री रॉक बिना डिसइंटीग्रेट किए हुए उसके फिजिकल फॉर्म में या उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाए। मतलब कि इग्नियस रॉक है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म होगा, मान लो ये इस तरह का ट्रेंगुलर है, इसकी कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर होगी अपनी, या इसका कोई केमिकल कंपोजिशन होगा कि इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम है, इसके मैग्नीशियम है, कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन होगा हर एक रॉक का। तो इस रॉक का किसी वजह से ये केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, इसमें मान लो वाटर भी होगा, H2O, ठीक है। ये बहुत गर्मी हुआ, ये H2O इवेपोरेट होकर वापस हो गया, चला गया, तो अब बचा केवल FeCamG, H2O चला गया। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ कि नहीं? इसके अंदर केमिकल चेंज हुआ ना, वाटर था, वाटर इवेपोरेट होकर बाहर हो गया। तो किसी भी रॉक में किसी तरह का केमिकल चेंज हो या किसी तरह का फिजिकल चेंज हो,
इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाए, इसके जो है मतलब इनिशियल जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह का कोई चेंज हो जाए, तो उसको हम उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोज बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस से जो रॉक्स बनते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो मैं बोल रहा हूं चेंज, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये टूट टूट के छोटे छोटे कण में हो जाए और ये फिर से लिथिफाई होकर बन जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा, वो तो फिर सेडिमेंट्री रॉक हो गया। तो सेडिमेंट्री के बनने में और मेटामॉर्फिक रॉक के बनने में फर्क यह है कि सेडिमेंट्री में छोटे छोटे कण में टूटता है, यहां कोई छोटे मोटे कण में नहीं टूटता है। मतलब ये डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए रॉक। विदाउट डिसइंटीग्रेशन किसी तरह का इसके अंदर चेंज हो जाए, चाहे फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चेंज होगा कैसे? दिमाग में आएगा ना कि भाई क्यों चेंज होगा कोई भी चीज? तो होता है चेंज किसी भी रॉक पे अगर आप बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ हीट डालोगे तो उसके केमिकल चेंज या किसी तरह का फिजिकल चेंज उसमें हो जाता है। वो दिखेगा ऐसे ही, लेकिन उसका फिजिकल और केमिकल चेंज उसको हो जाएगा हीट की वजह से। या आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे तो उसकी वजह से भी ये चेंज हो जाता है। तो हीट हो या प्रेशर हो या कोई केमिकल रिएक्शन हो, इन तीनों की वजह से, मान लो कोई वाटर इससे गुजरा इग्नियस रॉक से और इसने क्या किया कि इस आयरन को डिसॉल्व करके लेके चला गया पानी, कोई केमिकल रिएक्शन करके, तो इस रॉक में अब कैल्शियम मैग्नीशियम बच गए, तो ये केमिकल चेंज हो गया इस रॉक में। तो कोई तरह का केमिकल रिएक्शन हो या कोई प्रेशर हो, कंप्रेशन हो या हीट हो, इन तीनों चीजों से अगर इसका फिजिकल फॉर्म या केमिकल फॉर्म चेंज हो गया तो ये मेटामॉर्फिक रॉक अब कहलाएगा। अब वो इग्नियस रॉक नहीं कहलाएगा। इग्नियस रॉक वो तब तक कहला रहा था जब तक वो मैग्मा के कूलिंग के सॉलिडिफिकेशन की वजह से बन गया था। अब उसमें कुछ भी चेंज होगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा। लेकिन वो चेंज जो है डिसइंटीग्रेशन होके और डिपोजिशन होके और लिथिफिकेशन नहीं होना चाहिए जो सेडिमेंट्री में होता है। तो अब ये बताओ कि ये मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस से भी बन सकता है, सेडिमेंट्री से भी बन सकता है, दोनों में किसी से भी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो इग्नियस रॉक से ही बने। मान लो ये सेडिमेंट्री रॉक ही बना हुआ है, अब इसी सेडिमेंट्री रॉक में इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से भी प्रेशर पड़ रहा है, इसका कोई फिजिकल या केमिकल चेंज इसमें आ जाए प्रेशर की वजह से तो यह हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। या कोई केमिकल चेंज आ जाए इसके अंदर हीट की वजह से तो हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। कोई केमिकल रिएक्शन इस पे आ जाए, कोई केमिकल इसके कांटेक्ट में आ जाए, पानी आ जाए जिसमें कि कोई केमिकल है, तो इस रॉक से रिएक्शन करके कोई नया चीज बना दिया, नया केमिकल इसका फॉर्म कर दिया, तो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता ही है फिजिकल या केमिकल चेंज ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। समझ में आ रही बात है? अब डिटेल में हम वन बाय वन सबको करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये चीज समझ जाओ कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना। कोई दिक्कत? अब आपको यह समझ में आने लगा होगा कि कहीं ना कहीं हर रॉक बनने का जड़ यहीं से है, क्योंकि सबसे पहली बार यही डिसइंटीग्रेट करके सेडिमेंट्री भी बनाया होगा या फॉर्म चेंज करके मेटामॉर्फिक भी बनाया होगा। तो कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक ही फर्स्ट रॉक कहलाएगा, प्राइमरी रॉक कहलाएगा, पेरेंट रॉक कहलाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम इग्नियस रॉक में वन बाय वन सारे रॉक्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम सारे रॉक्स के बारे में देखेंगे। अब फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए हर एक रॉक का, कि इस रॉक का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस रॉक का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला जो इग्नियस रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये हार्ड और इम्परमिएबल होता है। मतलब मैग्मा जो है सॉलिड होने के बाद बड़ा ही हार्ड रॉक बन जाता है, इजिली ये टूटने वाला रॉक नहीं होता है। तो सबसे पहले हार्ड और इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब होता है कि ये पानी परमिएट नहीं करता है, अगर इसके ऊपर पानी डालोगे तो छिद्र छिद्र से नीचे नहीं जाएगा, तो ये इम्परमिएबल हो जाता है और हार्ड हो जाता है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। दूसरा होता है कि ये ग्रेनुलर होता है या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब कि आपको लगेगा कि ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे आप एकदम माइन्यूटली देखेंगे इसको या माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह से क्रिस्टल्स मिलके ऐसे बने होंगे, ये क्रिस्टल्स मिलके, तो इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन इसका टेक्सचर है। ये पूरा रॉक तो एक है ऐसे, लेकिन इसके अंदर आप झांक के देखोगे, बड़ा माइन्यूटली देखोगे तो आपको क्रिस्टल्स इसके दिखेंगे कि छोटे 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 कण से ये बना हुआ है। तो ये ग्रेनुलर या क्रिस्टलाइन टेक्सचर इसका होता है। उसके बाद ये ज्वाइंट्स होता है बिटवीन क्रिस्टल, जैसे एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल के बीच में ये ज्वाइंट है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ये जो है ना बीच में ज्वाइंट भी मिलेगा आपको इस रॉक्स में। तो ये क्या होता है, इसका ज्वाइंट्स बिटवीन क्रिस्टल्स होता है। तो ज्वाइंट्स का क्या मतलब होगा समझ में? आपको लगेगा जैसे कि दो कण को ना सीमेंट से जोड़ दिया गया है, बहुत सारे कण को सीमेंट से छोटे छोटे जोड़ दिया गया है, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये ज्वाइंट्स जो है शो करता है कि ये इग्नियस रॉक है। उसके बाद ग्रेन्स हैव डिफरेंट साइज डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग।
अब ये जो कूलिंग होता है मैग्मा का, जिसकी वजह से इग्नियस रॉक बनता है, अब ये कूलिंग जल्दी हो गया कि लेट से हुआ? अब अर्थ सरफेस के ऊपर आओगे तो एटमॉस्फेयर तो ठंडा है इन कंपैरिजन टू अर्थ इंटीरियर, तो कूलिंग जल्दी होगा कि लेट से होगा? जल्दी होगा। अर्थ के अंदर में ही अगर छिद्र में चला गया तो वहां तो ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है, तो वहां कूलिंग जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो फास्ट कूलिंग और स्लो कूलिंग दोनों होता है मैग्मा का। अगर स्लो कूलिंग हुई है तो उसके जो ग्रेन्स हैं, उसके जो क्रिस्टल्स हैं, वो बड़े बड़े डेवलप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको टाइम मिल गया डेवलप होने का। और अगर फास्ट कूलिंग होगा मैग्मा का तो जो उसके क्रिस्टलाइंस होंगे वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स में कि एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है, एक इंट्रूसिव कहलाता है। एक्सट्रूसिव कहलाता है जो अर्थ के ऊपर बना है कि नीचे बना है? ऊपर बना है, तो उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे। नीचे किसको बोलेंगे? जो इंट्रूसिव को। तो एक्सट्रूसिव में आप देखोगे कि एक्सट्रूसिव का जो क्रिस्टल्स होगा वो बहुत छोटा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वो फास्ट कूलिंग से बन गया है। इंट्रूसिव का जो क्रिस्टल्स होगा वो बड़े बड़े होंगे। तो ये जो ग्रेन्स के साइज होते हैं ये डिपेंड करते हैं रेट ऑफ कूलिंग पे, कि कूलिंग फास्ट हुई है कि कूलिंग स्लो हुई है। अब ये जो क्वार्ज, फेल्सपार, माइका, ये लोग जो डोमिनेंट मिनरल्स होते हैं इग्नियस रॉक्स के, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में यही लोग ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए ये डोमिनेंट मिनरल्स होते हैं। इसमें फॉसिल्स नहीं होता है, मतलब कि कोई पुराने प्लांट्स या एनिमल्स का इसमें रिमेन्स नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है, उसका कारण ये है कि मैग्मा जब बनता है तो मैग्मा इतना ज्यादा हीटेड होता है ना कि ये जो फॉसिल्स अगर कुछ होंगे भी तो वो जल के इवेपोरेट हो जाएंगे। समझ में आ रही है? तो किसी तरह का ना फॉसिल रिमेन्स नहीं मिलता है इसमें। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिल जाएगा फॉसिल रिमेन्स, की जैसे कण 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 सब जो है इकट्ठा हुआ तो उसमें एक मछली भी मर गई, उसका भी आपको एक यहां मिल जाएगा इग्नियस रॉक्स में। तो इग्नियस रॉक आप देखोगे ना तो कई जगह आपको स्टार फिश का भी उसमें स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो इग्नियस रॉक्स में फॉसिल रिमेन्स मिल जाते, सॉरी इग्नियस रॉक बोलना है, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल रिमेन्स मिल जाते हैं, मगर इग्नियस रॉक्स में नहीं मिलते हैं। क्योंकि इग्नियस रॉक्स तो बने ही है किसी आग जैसे एकदम गर्म चीज के ठंडे होने से, तो जितने फॉसिल्स होंगे पहले के अगर तो इवेपोरेट हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें कोई फॉसिल्स रिमेन्स नहीं होते हैं। मोस्टली इसका फिजिकल वेदरिंग होता है। अब ये फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी इसके लिए जान लो कि इनका मोस्टली फिजिकल वेदरिंग होता है इग्नियस रॉक्स का। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में अगर कोई बोले कि हाँ 7 पॉइंट 6 पॉइंट बोलो, तो आप बोल दोगे कि हार्ड एंड इम्परमिएबल होता है, ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ज्वाइंट होता है इनका, इनमें आपको कोई फॉसिल रिमेन्स नहीं पाए जाते हैं। क्वार्ज, फेल्सपार, माइका ये मेन डोमिनेंट मिनरल्स होते हैं इसमें। प्लस ग्रेन्स की जो साइज होती है वो डिपेंड करती है कि कैसे कूलिंग हुई है, या फिर इसमें जो है फिजिकल वेदरिंग ज्यादातर होता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास इग्नियस रॉक के बारे में बताने के लिए है। पूछा जाएगा, आप बता दोगे? ठीक है। अब ये पिक्चर देख लो इग्नियस रॉक का, आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये जो है इग्नियस रॉक में देखोगे ना अगर इसको, तो ध्यान से आपको दिख रहा है कि छोटे छोटे ग्रेन्स है। ये ब्लैक कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, कि ये रेड कलर का है, तो ये छोटे छोटे ग्रेन्स से बने हुए हैं। ठीक है, इधर भी देखोगे ना तो छिद्र 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 बने हुए हैं। लेकिन ये वाला जो है इग्नियस रॉक, ये आपको शीशे की तरह दिख रहा है। तो ये इसलिए दिख रहा है ना कि ये बहुत ही रैपिड कूलिंग हो गई है। तो इतना रैपिड इसकी कूलिंग हुई है कि इसके जो ये है ग्रेन्स हैं वो इतने छोटे छोटे हैं कि आपको अपने नेक्ड आई से नहीं दिख रही हैं। अब आप इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाएंगे तब इसके आपको ग्रेन्स दिखेंगे। तो ऊपर से आपको ये शीशे की तरह दिख रहे हैं। तो यही लोग यूज हो जाते हैं ज्वेलरीज में। जो ज्वेलरी में पत्थर लगते हैं ना, जो हमने अभी ओलिवाइन की बात करी थी, वो यही इसी तरह के पत्थर होते हैं जो बिल्कुल फास्ट कूलिंग से बने हुए हैं, और ये बिल्कुल जो है शीशे की तरह लगते हैं, चमकते हैं। तो ये सब जो है इग्नियस रॉक्स के, ये पिक्चर आपको ऐसे मैं दिखा रहा हूं। पिक्चर की आपको बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है क्योंकि आप जियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस पिक्चर में बहुत ज्यादा दिमाग आप मत लगाइएगा कि हाँ ऐसा क्यों है तो वैसा क्यों है, पिक्चर इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है, उसमें वैसा क्यों दिख रहा है। अब आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि ये छिद्र छिद्र क्यों बन रहा है। ये जो आप सुने होने कि कुछ रॉक्स होते हैं पानी में डूबते नहीं है, ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, आपको ऐसे रॉक्स बहुत मिल जाएंगे जो पानी में ऊपर तैरते हैं, इसी टाइप के रॉक्स होते हैं। ये जो छिद्र बनते हैं ना वो एयर बबल्स हो जाते हैं। जैसे मैग्मा जब कूल होता है ना तो उसके अंदर जो वाटर वेपर होता है वो बाहर निकलता है। तो वाटर वेपर जब बाहर निकलता है ना ठंडा होने के टाइम में, तो इस तरह से ये बबल्स बन जाते हैं। ये तो ये बबल्स क्या करते हैं कि एयर ले लेते हैं अपने अंदर, तो ये बहुत हल्के रॉक्स हो जाते हैं। कभी कभी इतने हल्के होते हैं ना कि पानी पे ही तैरने लगते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है साइंटिस्ट बताते हैं वो राम जी का पुल बनाने के लिए, कि जो पत्थर ऐसे फेंका जाता था नहीं डूबता था, तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि यही पत्थर होगा, प्यूमिस जो फेंक रहे होंगे तो नहीं डूबता होगा, जिससे कि ये पूरा बन गया पुल।
तो इस तरह की जो है साइंटिफिक ये होते हैं, तो ऐसे भी रॉक्स होते हैं। बट ये चलो पिक्चर मैंने आपको एक एंजॉयमेंट के लिए दिखा दिया, बट ये है कि हाँ ये आपका पूरा ये होता है। इस पिक्चर का आपको भी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि ज्योग्राफी में आप पिक्चर बनाने लगो। आप पिक्चर बनाना भी तो बस इस तरह का रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर बनाना कि इग्नियस रॉक ऐसे हो गया, सेडिमेंट्री रॉक जो है उसके स्ट्रेटा होता है, इस तरह से बनता है। तो इस तरह से आपको बाकी इस तरह के फोटो बनाने की जरूरत नहीं है माइन्यूटली, ठीक है। तो अब आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई करना कि इग्नियस रॉक्स कितने तरह का होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इग्नियस रॉक्स को अगर क्लासिफाई करोगे तो मेन क्लासिफिकेशन होगा कि कहां पाया जा रहा है, अर्थ के ऊपर पाया जा रहा है कि अर्थ के नीचे पाया जा रहा है। वैसे तो इस बेसिस पे भी हम लोग इग्नियस रॉक को क्लासिफाई करते हैं कि सिलिका का कंटेंट ज्यादा है कि कम है। अगर सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक इग्नियस रॉक, और सिलिका का कंटेंट कम होगा तो उसको हम बोलेंगे बेसिक इग्नियस रॉक। तो ये एसिडिक और बेसिक इग्नियस रॉक भी दो भागों में बांटते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सिलिका इन द रॉक। दूसरा जो हमारा होता है वो बेस्ड ऑन मोड ऑफ अकरेंस, कि वो कहां मिल रहा है, अर्थ सरफेस के ऊपर आपको मिल रहा है कि अर्थ सरफेस के नीचे मिल रहा है। अगर वो अर्थ सरफेस के ऊपर मिल रहा है तो वो फिर आपको कहलाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जब वोल्केनो हुआ, मैग्मा ऊपर आया, ऊपर फैलने की वजह से सॉलिडिफाई हो गया तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बन गया। और जो मैग्मा अर्थ के अंदर ही किसी छिद्र, किसी दरार में जाके चला गया और वहां जाके सॉलिडिफाई हुआ धीरे धीरे, तो वो बन जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हमेशा अर्थ सरफेस के ऊपर बनता है। इसकी जो रैपिड कूलिंग की वजह से बनता है, क्योंकि जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया तो इसकी कूलिंग फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये कैसा होगा, इसका जो ग्रेन्स हो गए वो बड़े होंगे कि छोटे होंगे? छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि इसको टाइम नहीं मिला कूल होने का, ग्रेन्स डेवलप करने का इसको टाइम नहीं मिला, क्रिस्टल्स डेवलप करने का टाइम नहीं हुआ। तो इसलिए इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं स्मॉल होते हैं, कभी कभी इतने स्मॉल होते हैं कि वो शीशा की तरह दिखाई देने लगते हैं, राइट। तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के फीचर्स होते हैं। उसी तरह से हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं जो अर्थ के अंदर में ही छिद्र में जाके मैग्मा और ठंडा होकर बन गया। तो इससे जो बनता है वो कैसा होता है, वो स्लो कूलिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कनेक्शन नहीं है। तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कनेक्शन नहीं हो रहा है तो उसकी कूलिंग भी बहुत धीरे धीरे होगी, बहुत टाइम लगेगा कूल होने में। तो इसकी वजह से इसके जो ग्रेन्स होंगे वो लार्ज क्रिस्टल्स या ग्रेन्स बन जाते हैं। तो जो अर्थ के अंदर बनते हैं वो उसको ग्रेनाइट बोलते हैं। ग्रेनाइट जो होता है वो एक तरह का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, और बेसाल्ट जो होता है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। तो बेस्ट एग्जांपल आपको रॉक्स का देखना है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में, तो ग्रेनाइट को इंट्रूसिव मानोगे और बेसाल्ट मानोगे आप किसको? एक्सट्रूसिव को मानोगे, राइट। तो ऊपर में जो भी पत्थर बने हुए हैं अर्थ सरफेस के वो मोस्टली बेसाल्ट हैं। जो ये माउंटेन्स, जो वोल्केनिक माउंटेन्स में पत्थर मिलेंगे वो बेसाल्ट मिलेंगे। जो ओशन क्रस्ट जिससे बना हुआ है, अब आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि मैग्मा निकलता है, फैलता है, और उसी की वजह से जो समुद्र का तल जो है वो बनता है। तो वो मैग्मा जो है ऊपर आ रहा है और पानी में आके ठंडा हो रहा है, तो उसकी फास्ट कूलिंग होगी कि स्लो कूलिंग होगी? फास्ट होगी। तो उससे वो बेसाल्ट बनेगा, एक्सट्रूसिव बनेगा, ठीक है। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दो तरह के हो गए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो से ना आपको एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव दोनों बनने का सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि कैसे ये बने। अब ये वीडियो देखो आप 1 मिनट के लिए, ठीक है, छोटा सा वीडियो है। ये अर्थ के अंदर का हो गया, ये कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया ऊपर वाला। अब वोल्केनिज्म होगा। इसमें ये देखो परसेंटेज दिखा रहा है ये कि इग्नियस रॉक का जो परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में वो कितना होगा? ऑलमोस्ट 70% होगा। मेटामॉर्फिक रॉक का कितना होगा? 25% होगा। सेडिमेंट्री रॉक का 5% होगा, ठीक है। अब ये देखो ये वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो ये वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, ये जो लावा, ये जो लावा हो रहा है, मैग्मा बाहर आ गया तो लावा हो गया, ये लावा डायरेक्टली अब एटमॉस्फेयर के कनेक्शन में आ गया तो ये इसकी फास्ट कूलिंग होगी, स्लो कूलिंग तो नहीं होगी अब। तो इससे क्या बनेगा? एक्सट्रूसिव की इंट्रूसिव रॉक? इसके ग्रेन्स बड़े होंगे कि छोटे होंगे? ओके, गुड। अब ये देखो कैसे ये बन रहा है, ये फैल रहा है, जैसे बाहर आया एटमॉस्फेयर में वो पहाड़ पर से ये फैलने लगा,
ये मैग्मा लिख रहा है बट एक्चुअल में इसको हम लावा बोलते हैं क्योंकि ये अब ऊपर आ चुका है हर सरफेस पे। अब देखो ये फैल रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा, पहाड़ पे जो स्लोप होगा वहां से निकलेगा लावा। अब ये धीरे 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 ये कूलिंग होगा इसका, और कूलिंग होने से अब ये बन गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। समझ में आ रही बातें? अब दूसरा देखो इंट्रूसिव क्या होता है अर्थ के अंदर। अब ये पूरा पहाड़ है, अब मान लो ये खोल दिया पहाड़ को, ऐसे एनिमेशन है दिखाने के लिए। अब ये वाले जो मैग्मा है, ये जो ऊपर निकल रहा था, तो कुछ मैग्मा इधर उधर जो है अंदर में ही फैल जाएंगे। ये इधर फैल गया, ये इधर जॉइंट्स में चला गया, क्रैक्स में चला गया, ये इधर चला गया ये मैग्मा, और यही सब अर्थ सरफेस के अंदर में ही हो गए, ये लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। अब ये सब धीरे धीरे ठंडे होंगे। ये अब रैपिड इनका कूलिंग नहीं होगा, इनका स्लो कूलिंग होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ये ऐसे हैं, तो इनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोल देंगे। अब ये जो है अर्थ सरफेस है, यहाँ पे इतना मोटा परत जो है, ये इनको इस एटमॉस्फेयर से इम्यून करके रखा हुआ है, तो इनकी जो कूलिंग होगी वो स्लो होगी। तो स्लो कूलिंग की वजह से इनका ग्रेन कैसा बनेगा? बड़ी ग्रेन बनेगी। ठीक, अब ये हो गया आपका एक्सट्रूसिव, ये हो गया इंट्रूसिव। समझ में आ रही है? इनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, पता ही है। अब ये रॉक्स देख लो, ये सब जो है कौन सा, ये सब जो है एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं। ये प्यूमिस जो होता है, ये जो है हम घर बनाने के लिए यूज करते हैं, और ये जो ऑब्सीडियन होता है, ये जो है वो ज्वेलरीज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह का आपका समझाने के लिए, ये घर बनने में यूज हो गया, लाइट वेट कॉन्क्रीट, ये ज्वेलरीज में यूज हो गया, तो इस तरह का ये पूरा इसका ये होता है। ग्रेनाइट जो होता है वो क्या होता है? इंट्रूसिव होता है। वो दोनों था वो एक्सट्रूसिव थे। ठीक है, अब इनका देखोगे ना ग्रेनाइट का, तो बहुत सारा धब्बा 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 दिख रहा है, वो लोग दिख रहे थे एकदम मतलब सॉफ्ट दिख रहे थे। ठीक, तो ये दोनों जो होते हैं वो अब बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। ये दोनों से हम घर बनाते हैं। समझ में आ गई ये चीजें कैसे बना नहीं बना? आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब एक वीडियोस और आपको दिखाना था मुझे, ये मेनली कि जो रॉक्स होते हैं तीन तरह का, इग्नियस और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो कैसे बनते हैं, मतलब तीनों में कैसे डिफरेंसेस होते हैं। आई डोंट नो हाउ मच हेल्पफुल इज फॉर यू। ठीक है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉक्स हैं। ये अब देखो, रॉक्स के बारे में एक बात जानो कि रॉक्स का कोई स्केल नहीं होता है कि ये बाउल्डर को ही आप रॉक्स बोलोगे, ये इतना बड़ा, ये भी अपने आप में एक रॉक्स है। पूरा अर्थ को भी आप एक रॉक बोल सकते हो। तो रॉक का क्या है डेफिनेशन? मैंने बोला था कि दो या दो से ज्यादा मिनरल्स बन के रॉक्स बनते हैं। तो हमारे अर्थ में जितने भी मिनरल पाए जाते हैं, 2000 तो हम जानते हैं, अभी कितने बने होंगे, उन सब को अगर मिला के कोई एक रॉक हम बोले कि कौन सा रॉक बना है, तो आप अर्थ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? तो रॉक का कोई स्केल नहीं होता है। एक छोटा सा कण भी एक रॉक है, ये एक पहाड़ भी एक रॉक है, और पूरा अर्थ भी एक रॉक है। ठीक, अब ये क्या है? छोटे 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 ये सेडिमेंट्स हैं। ठीक है, अब उनके इसके वेदरिंग से ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, और इनके ऊपर अब कई तरह के प्रेशर क्रिएट होता है। अब जैसे ये पानी है, पानी छींटा मार के, ये सब इग्नियस रॉक्स है, इनको अब वेदरिंग करेगा, इनका जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इनको निकालेगा, तो इससे इग्नियस रॉक हो गए, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे होते हैं? अब ये जैसे मैग्मा हो गया, इससे क्या बन रहा है? इग्नियस रॉक बन रहा है। ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हो गया, जो ग्रेनाइट कहते हैं हम इसको। ये बाहर का मैग्मा जो फैल रहा है, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हो जाएगा। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक अब जैसे देख लो, ये पानी से एक एग्जांपल दिया है कि ये जो कण है वो धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं, तो नीचे बैठ रहे हैं, तो इनके ऊपर ये पूरे पानी का जो है भार इनके ऊपर लग रहा है, तो इस कंप्रेशन की वजह से वो एक दूसरे में चिपकेंगे। इससे चिपकने की वजह से ना धीरे धीरे ये जो है रॉक्स में बनने लगेंगे। और इनको देखो, ये जो है अभी आगे हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, ये स्ट्रेटा इनके में बनता है। ये ना ऐसे स्ट्रेटिफाइड लेयर्स में बनते हैं। जैसे ये ग्रेन्स में थे ना, छोटे छोटे ग्रेन्स मिलके बनते थे, आपको सेडिमेंट्री रॉक दिखेगा कि ऐसे 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 लेयर्स में बनेंगे। तो ये लेयर्स दिख रहा है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स का। अब ये जो ग्रेन्स हैं, ये आपस में इनका कंप्रेशन हो रहा है। जैसे ये एक ग्रेन है, ये एक छोटा सा ग्रेन है, जैसे पानी वाला एग्जांपल दिया ना, और उसको जूम इन करके आप देख रहे हो, तो ये दोनों जो है एक दूसरे पर फोर्स बनने से ये चिपकने लग रहे हैं।
ये सब चिपक के धीरे धीरे इनका एक बन जाएंगे। ये इस तरह से ये पूरे रॉक्स बन गए लाइन से, आपको ये दिखेगा। अब इन रॉक्स में देखो आपको ये सब क्या दिख रहा है, आपको सेल्स देखो कि ये फोसिल्स दिख रहे हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में फोसिल्स पाए जाते हैं। ये स्टार फिश का आपको ये शेप इसमें दिख रहा है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जब भी उठाओगे ना तो उसमें आपको फोसिल्स वगैरह दिखेंगे। इग्नियस रॉक में नहीं दिखते हैं क्योंकि वो मैग्मा से बना है, इवेपोरेट हो जाते हैं। अब लाइमस्टोन क्या है, एक तरह का सैंडस्टोन, ये सब सेडिमेंट्री रॉक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, देखो अब ये एक रॉक था, अब इसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा है ना कि देखो इस रॉक में ना ये आपको फोल्ड्स दिखने लगे हैं प्रेशर की वजह से। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स को जब भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अंदर में इतना प्रेशर पड़ा था कि वो फोल्डेड स्ट्रक्चर हो गया है अंदर में। तो ये फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया इसका रॉक का, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। ये देखो इस फोल्डेड जो दिख रहा हो, ये पहले जो ऐसे दिख रहा हो इस रॉक का, ये पहले सीधा होगा, लेकिन इतना इसके ऊपर प्रेशर पड़ा है कि ऐसे ऐसे फोल्ड्स डेवलप हो गए इसमें। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। हाँ चले जाओ, चेंज इन फिजिकल फॉर्म हो गया। तो ये चेंज इन फिजिकल फॉर्म क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, फिजिकल मेटामॉर्फोसिस। ये प्रेशर हो रहा है। अब जैसे टेम्परेचर से भी होता है, जैसे पिछला आपने प्रेशर से देखा कि प्रेशर से होता है। अब टेम्परेचर देखो, ये मैग्मा है, मैग्मा क्या है, जब भी उठेगा ना ऊपर तो इसके अगल बगल वाले जो रीजन होंगे इस आसपास के, ये हीट की वजह से इनका मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि इनका फिजिकल या केमिकल चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये सेल एक सेडिमेंट्री रॉक था, इसके मेटामॉर्फोसिस से स्लेट बन गया, तो ये एक अलग मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। तो सेल के किससे मेटामॉर्फोसिस से स्लेट बन गया। सैंडस्टोन है, इसके मेटामॉर्फोसिस से क्वार्टजाइट करके एक रॉक बन जाता है। इधर जो मैंने दिखा रहा है वो शुरू का है, और जिनके मेटामॉर्फोसिस से दूसरे साइड में आपको रॉक बन रहा है। तो सेल सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, इनके मेटामॉर्फोसिस से क्वार्टजाइट करके एक रॉक बन जाता है। ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन जानते हो, चूना पत्थर। मार्बल भी जानते हो, जो हम लोग यूज करते हैं, ये मार्बल है। ये क्या है, एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक होता है। वो किससे बनता है, लाइमस्टोन से बनता है। तो लाइमस्टोन को जो बहुत हीट होता है ना, तो उसकी वजह से वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो अर्थ के अंदर राजस्थान वगैरह में मार्बल मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि वहां पे पहले लाइमस्टोन रॉक था। अब वहां से मैग्मा गुजरा होगा तो उस लाइमस्टोन रॉक्स को हीट कर दिया होगा, तो हीटिंग से वो लाइमस्टोन रॉक जो है वो बन गया मार्बल में। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक वीडियो था, राइट। तो ये प्रोसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बनने के। अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर की। तो आप समझ गए इग्नियस रॉक्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका पिक्चर भी देख लिया आपने, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव रॉक्स भी देख लिया। अब एक्सट्रूसिव रॉक्स जो होते हैं इग्नियस रॉक्स के, वो किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। बेसाल्ट, पमिस, ये सब जो है क्या होते हैं, आपको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं। इनको वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वोल्केनिज्म जब ऊपर उठता है ना, उससे ये रॉक्स बनते हैं। क्रिस्टल्स इनका वेरी स्मॉल होता है, मोस्टली इनविजिबल विथ नेक्ड आई। क्यों, क्योंकि ये रैपिड कूलिंग हो गया इनका, इनको टाइम ही नहीं मिला क्रिस्टल्स बनाने का। ठीक है, तो कुछ कुछ जो है इतने ज्यादा रैपिड होते हैं ना कि वो ग्लास की तरह दिखते हैं, जैसे ऑब्सिडियन। ठीक है, जिसका अभी हम दिखाए थे ना, जाके ज्वेलरीज में यूज हो गया। अब इसमें भी जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, अब आपको पता है वोल्केनिज्म में हमने दो बातें करी थी, एक एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनिज्म बोला था, एक क्वाइट टाइप बोला था, फिशर टाइप। तो एक्सप्लोसिव टाइप और फिशर टाइप ये जनरली माउंटेन्स में होते हैं, जो वोल्केनिक माउंटेन्स लैंड पे होते हैं, और ये जो होते हैं ओशन फ्लोर पे होंगे। जैसे हमने बताया था कि अटलांटिक बीचों बीच पूरा वोल्केनिज्म निकल रहा है, तो वो फिशर टाइप हो रहा है। तो वहां जो रॉक्स बन रहे हैं और यहां भी रॉक्स बन रहे हैं, दोनों ही एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। लेकिन वहां जो रॉक्स बन रहे हैं समुद्र के अंदर, तो वो और जल्दी कूलिंग हो जा रहा है। ये तो कूलिंग हो ही रहे हैं जल्दी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर समुद्र के अंदर हो रहा है वो पानी के कांटेक्ट में आ रहा है। तो वो इतना ज्यादा कूलिंग हो रहा है कि इनका ग्रेन्स जो है इनके ग्रेन से भी छोटा हो जाता है, राइट। तो ये एक्सट्रूसिव के भी आप दो टाइप समझ लिए। अब इंट्रूसिव के दिखते हैं, इंट्रूसिव के क्या 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 टाइप्स होते हैं। अब इंट्रूसिव में थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि मैंने वोल्केनिक इरप्शंस में आपको लैंडफॉर्म्स पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि दो तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में हमने आपको बताया था लावा डोम, लावा कोन, कोन में भी हमने सिंडर कोन, कंपोजिट कोन, ये सब बातें करी थी वहां पे।
और उस समय हमने बोला था कि इंट्रूसिव का हम रॉक्स के साथ पढ़ाएंगे आपको। तो अभी अब टाइम आ गया आपको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, अगर वोल्केनिक का कभी पूछेगा तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं आप इसको भी दे सकते हैं कि यही यही इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं वोल्केनिक। अब देखो ये जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होता है, वैसे तो एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स ही आप समझना, इसको अब फिर डिवाइड मत करना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे हुआ कि डीप में बता दे, कल को अगर आपको ज्योग्राफी जियोलॉजी लेना हो तो आपके कहीं काम आ जाए। तो जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होता है उसको भी हम दो भाग में बांट देते हैं। अगर वो बहुत डीप में जाके कूलिंग हुआ, बहुत डीप में जाके, तो उसको हम बोल देते हैं प्लूटोनिक, और जो सरफेस के नजदीक कूलिंग हुआ तो उसको बोल देते हैं हाइपाबाइसल। तो ये हाइपाबाइसल और प्लूटोनिक दो तरह का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। प्लूटोनिक तब बोलोगे जब बहुत नीचे जाके गहराई में जाके ठंडा हो रहा है, और हाइपाबाइसल तब बोलोगे जब अर्थ सरफेस पे आके नियर टू द अर्थ सरफेस ये सब हो रहा है। जैसे मैग्मा निकलता है तो जब छिद्र छिद्र में जाने लगता है तो वो हाइपाबाइसल कहलाता है, क्योंकि ये सरफेस के पास में है, बहुत दूर नहीं है, सरफेस के ऊपर नहीं है, नीचे में ही है, लेकिन पास में है। लेकिन प्लूटोनिक क्या होता है कि जब मैग्मा चेंबर से निकलना स्टार्ट हुआ मैग्मा, तो वहीं पे फैल गया, तो ये प्लूटोनिक हो जाता है। तो प्लूटोनिक मतलब वेरी डीप। तो इन दोनों में, हाइपाबाइसल और प्लूटोनिक में, किसके ग्रेन्स बड़े होंगे आप बताओ? हाइपाबाइसल के ग्रेन्स बड़े होंगे कि प्लूटोनिक के ग्रेन्स बड़े होंगे? प्लूटोनिक के होंगे, क्योंकि इनका सबसे स्लोएस्ट कूलिंग होता है, क्योंकि ये अर्थ के सबसे नीचे हैं। समझ में आ रही है बात को? ये जो है थोड़े से ऊपर आए हैं। अब सरफेस पे जितने पास में आओगे तो रेट ऑफ कूलिंग बढ़ेगी, और रेट ऑफ कूलिंग बढ़ेगी तो साइज ऑफ क्रिस्टल्स घटेगा। तो इनके क्रिस्टल्स जो है इनके क्रिस्टल से छोटे होते हैं, और इनके क्रिस्टल से छोटे किसका होता है? एक्सट्रूसिव का। एक्सट्रूसिव में भी वोल्केनिक जो ऊपर वाला होता है, और उससे भी छोटा, सबसे छोटा किसका होगा? जो समुद्र के तल पे क्वाइट टाइप होता है। तो आप पूरा ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया कि हाइपाबाइसल, प्लूटोनिक सब कुछ क्या होता है। तो इतना ज्यादा हमको प्लूटोनिक डीप में नहीं देखना है, थोड़ा सा हमें हाइपाबाइसल देखना है कि हाइपाबाइसल में कौन कौन तरह का होता है लैंडफॉर्म्स, या क्या क्या बनते हैं। अब देखो ये जो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक करने जा रहे हैं, ये टाइप्स नहीं है, फॉर्म्स हैं। जैसे दरार में जब भी मैग्मा जाके ठंडा हो जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बन जाते हैं, उनका जो शेप होता है वो अलग अलग बनता है। अब वो शेप डिपेंड करता है कि अंदर में दरार का शेप कैसा है। दरार सपोज मान लो एकदम वर्टिकल लीनियर है, तो आपको दिखेगा कि जो रॉक बनेगा उसमें वो लीनियर ऐसे बन जाएगा। वो हॉरिजॉन्टल अगर दरार है तो हॉरिजॉन्टल रॉक बन जाएगा। दरार अगर वेवी है तो उसी वेव में मैग्मा जाके वहीं ठंडा होकर वेवी बन जाएगा। दरार जो है मशरूम शेप का होगा अगर, तो उसमें जाके वो मशरूम शेप का बन जाएगा। तो इस तरह से जैसा जैसा साइज होगा दरार का, क्रैक्स का अर्थ के अंदर, उधर उधर मैग्मा जाके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का बन जाता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप देखोगे पिक्चर्स में तो बहुत तरह के शेप्स के बन जाते हैं। तो ये किस शेप का बना है, इसके बेसिस पे हमने इंट्रूसिव रॉक्स को नाम दे दिया है कि ये जो है बैथोलिथ है, ये जो है लोपोलिथ है, ये जो है लैकोलिथ है, ये जो है आपको फैकोलिथ है। तो ये जो नाम है ना, ये लेटिन नेम है, हम लोगों ने तो दिया नहीं है, तो इसलिए ऐसे ऐसे नाम है। हमारा नाम देते थोड़ा अच्छा देते जो हमें याद रहता, ठीक है। तो इसलिए ये सब नाम से मत घबराना, क्योंकि हमारा दिया हुआ ये सब नाम नहीं है, ठीक। जिन्होंने सबसे पहले ये रिसर्च किया था उन्होंने इसका नाम देते चला गया। मैक्सिमम देखोगे ज्योग्राफी में तो आपको उसी टाइप के नाम मिलेंगे, लैटिन से जो डिराइव्ड है। इग्नियस, इग्नियस कोई नाम है इंडिया में किसी का? तो इग्नियस क्या है? इग्निस लैटिन वर्ड होता है, उससे आया है। मेटामॉर्फोज लैटिन वर्ड है, उससे आया है मेटामॉर्फिक। तो ये सब इसी तरह से ना डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं कि किसका क्या होगा। अब जैसे ये हो गया, आपको ये देखोगे तो एकदम डोम शेप जो अंदर में बनता है, ठीक है, बाहर निकलने के बाद, इसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। बैथोलिथ मतलब डोम शेप बनेगा और मैसिव बनेगा, ये बड़ा सा बनता है, क्योंकि ज्यादा जगह अगर उसको मिल गया मैग्मा को ऊपर आके ये होने के लिए, तो ये डोम शेप बन जाता है। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिल्स जो होते हैं, डाइक्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो बनता है उसको हम सिल्स बोलते हैं, ठीक। वर्टिकल जो बनता है उसको डाइक्स बोलते हैं, ठीक है। लैकोलिथ बोलते हैं जो मशरूम शेप का होगा, कि इधर से आएगा वर्टिकल वर्टिकल, ऊपर जाके ऐसे बन जाएगा छतरी टाइप का। तो मशरूम तो ऐसे ही होता है ना, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर छतरी बना लेता है। तो ये देखो कि इधर से जा रहा है और ऊपर जाके एक छतरी बना लिया, तो इस शेप को हम लैकोलिथ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज होता है। और भी इसके होते हैं, जैसे आपका फैकोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया। तो फैकोलिथ होता है ना जब इस तरह से वेवी स्ट्रक्चर में ऐसे बन जाए, तो ये हो गया फैकोलिथ, ठीक है। लोपोलिथ होता है जब ऐसे नीचे की तरफ क्रेसेंट शेप बन जाए, ऐसे एक डिप्रेशन इस तरह से हो और इसमें अंदर जाके मैग्मा ठंडा हो जाए, तो इसको लोपोलिथ बोलेंगे। तो ये लोपोलिथ हो गया, ये बैथोलिथ हो गया,
ये सिल हो गया हॉरिजेंटल, वर्टिकल को डाइक बोल दिए, मशरूम शेप को लैकोलिथ बोल दिए। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है ना कि ये नाम को थोड़ा याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है और जीसी लियोंग में भी दिया हुआ है। तो चूंकि नाम अगर मेंशन कर दिया है तो आपको शेप के बेसिस पे याद कर लेना है कि बैथोलिथ मतलब मैसिव स्ट्रक्चर का होगा। तो इस तरह से ना शेप के अकॉर्डिंग आप याद कर लेंगे। क्लियर रहेगा? ये कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपको। अब इसमें आपको मैंने दे दिया है सारा नाम एक साथ, ठीक है, कि बैथोलिथ किसको बोलेंगे, डोम शेप्ड लार्ज स्ट्रक्चर को बोलेंगे, ग्रेनाइट को, लैकोलिथ किसको बोलेंगे, मशरूम शेप का जो बनता है ऊपर में कन्वेक्शन हो जाओ, फैकोलिथ किसको बोलेंगे, जो कि मैग्मा जो है वो ऐसे वेवी बन जाएगा तो फैकोलिथ हो जाएगा। लोपोलिथ किसको बोलेंगे, जब मैग्मा जो है एक कॉन्केव सैलो जैसे ऐसे एक गड्ढा की तरह बनेगा तो वो जो हो जाएगा वो लोपोलिथ हो जाएगा। सिल्स होगा जब हॉरिजेंटल इंजेक्शन होगा, डाइक्स होगा जब वर्टिकल होगा। तो इस तरह से बस इतना सिंपल है कि इसमें दरार कैसा है तो कैसा शेप बनेगा, उस शेप के बेसिस पे जो जोग्राफर्स हैं इनका नाम दे दिए। तो आपको कभी इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पूछ दिया कि इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बताओ, तो यही नाम आपको लिख के आना है। एक्सट्रूसिव पूछा तो जो हमने पढ़ाया था वो कि कोन कितने तरह का होता है, कौन कौन बताया था, सिंडर कौन बताया था, और कौन सा बताया था, लावा कौन बताया था, सिंडर कौन बताया था, कंपोजिट कौन बताया था, पैरासाइटिक कौन बताया था, लावा डोम बताया था, ये सब बताया था ना, फिशर में फ्लड बेसाल्ट बताया था। तो ये सब एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स मैंने बताया था, ये सब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हो गए। तो एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव आप लैंडफॉर्म्स अगर वोल्केनिक पूछेगा तो आप यही सब लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत इसमें? उसमें एक डायग्राम बना दोगे कि भाई ये बैथोलिथ क्या हुआ तो डोम शेप नीचे में बना देना, ये लैकोलिथ क्या हुआ तो मशरूम शेप का बना देना, ठीक है, फैकोलिथ क्या हुआ तो उसको जो है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन मतलब वेवी स्ट्रक्चर से बना देना। तो ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये होते हैं। पिक्चर जो है एक ही पिक्चर में सबको दिखा सकते हो, बना के एक अर्थ के अंदर में उसी पिक्चर में दिखा सकते हो सब कुछ। तो ये हो गया आपका पूरा इग्नियस रॉक का इंट्रूसिव टाइप की। कोई दिक्कत यहां पे? अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टॉपिक ही है कि थोड़ा सा आपको नाम इसमें रटने वाला, ये सब चीजें होने वाला, तो ये सब थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा रटने वाली। ठीक, अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया हमारा। कैसे बना है सेडिमेंट्री रॉक्स ये तो आप जानते हो कि सब कलेक्ट होकर सेडिमेंट्स और कंपैक्ट होके और एक रॉक बन गया तो सेडिमेंट्री रॉक हो गया। अब इसके क्या क्या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले कि फॉर्मेशन, डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स। तीन चीज आप याद रखोगे। डिपोजिशन का मतलब कि कलेक्ट हो गया एक जगह पे, कॉम्पैक्शन का मतलब हो गया कि जो प्रेशर हुआ उसकी वजह से एक दूसरे से चिपक गया, और लिथिफिकेशन क्या हो गया कि इतना चिपक गया कि सब एक हो गया। तो डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ओल्डर रॉक्स, चाहे ओल्डर रॉक्स कोई भी रॉक हो सकता है, इग्नियस भी हो सकता है, कोई मेटामॉर्फिक भी हो सकता है, उससे ये होता है। तो ये हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक। अब ये रॉक्स में ना फॉसिल्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिपोजिट हो रहे हैं तो उसमें तो प्लांट्स एनिमल्स भी डिपोजिट हो सकते हैं, और यहां कुछ हीटिंग तो हो नहीं रही है कि प्लांट्स एनिमल्स इवेपोरेट होकर उड़ जाएंगे। तो अगर वो जो चिपक रहे हैं तो उसके अंदर एनिमल्स भी चिपक जाते हैं, उनके रिमेन्स, लाइव एनिमल्स नहीं, रिमेन्स, प्लांट्स के भी रिमेन्स चिपक जाते हैं। तो इसीलिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स पाए जाते हैं। ये एक्चुअली जो प्रोसेस होता है ना वो हजारों साल का प्रोसेस होता है, एक दिन में ये नहीं बनते हैं। तो इतने साल का प्रोसेस होता है ना, कंप्रेशन धीरे 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 बन के और बन गया, तो वो निकल नहीं पाते हैं, मतलब नहीं, वो जाते ही हैं उसमें मुर्दा, समझ रहे हो? ऊपर में वो नदी तैर रही है, ये पानी है, ठीक है, ऊपर से मछली तैर रही है, तो ये क्यों जाएगी इसमें? और जाएगी तो निकल जाएगी, लेकिन ये मर जाएगी तो जाके यहीं गिरेगी ना। तो जैसे बाकी सारे कण गिरते हैं तो एक छोटी सी मछली भी उसमें गिरेगी, एक सेल भी गिरेगा, तो हर तरह का उसमें गिर के सब जो है लाइव और बायोटिक, एबायोटिक सब तरह के सेडिमेंट्स यहाँ हो गए। अब सब कंपैक्ट करके बन जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। समझ में आ रही बातें? तो इसलिए इसमें फॉसिल्स मिल जाते हैं प्लांट्स एनिमल्स के। ये मत समझना कि उसके अंदर उनको जिंदा गाड़ दी जाती है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये लेयर्स में बनते हैं, ये क्रिस्टल्स में नहीं होते हैं। अब तुम बताओ कि क्यों लेयर्स में बनेंगे? क्योंकि पता है तुमको कि ये बहुत समय तक ये इकट्ठा हुआ है, तो सबसे पहला लेयर ऐसे इकट्ठा होगा, दूसरा उसके ऊपर इकट्ठा होगा, तीसरा इसके ऊपर इकट्ठा होगा। अब पहला जो इकट्ठा हुआ हो सकता है किसी और सोर्स से आया हो, दूसरा जो इकट्ठा हुआ लेयर वो किसी और सोर्स से बना हो, तीसरा जो होगा किसी और रॉक से आया हो। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कोई एक ही मटेरियल, एक ही रॉक के फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से ये सब आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के हों। तो इससे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का ऐसे
स्ट्रेटिफाइड लेयर बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, और उसको आप देख सकते हो कि ये डार्क लग रहा है, ये लाइट लग रहा है, ये डार्क लग रहा है, ये लाइट लग रहा है, इसमें एनिमल्स ज्यादा लग रहे हैं, इसमें एनिमल्स नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए ये स्ट्रेटिफाइड लेयर्स में बन जाते हैं। समझ में आ रही है बातें? और उसको आप माइन्यूटली स्टडी करोगे, जो जियोलॉजिस्ट करते हैं, तो उनको लेयर्स दिखाई देते हैं, तो दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। इसलिए इसमें लेयर्स बन जाते हैं। अब ये जो होता है कि डिफॉर्म्ड एंड फोल्डेड ड्यू टू कंप्रेशन, अब मैक्सिमम जगह आपको क्या दिखेगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स कभी भी ऐसे सीधा नहीं दिखता है। क्यों? रीजन क्या है ना कि ये इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है, इसकी वजह से ये ऐसे मुड़ जाते हैं, तो जो लेयर्स दिखते हैं ना वो ऐसे दिखते हैं। तो आप किसी भी रॉक्स में जब ऐसे ऐसे लेयर्स दिखोगे ना, तो ये समझ देना कि ये जो स्ट्रेटा है, ये पहले ये रॉक ऐसे सीधा था और उसमें ऐसे स्ट्रेटा बने हुए थे, लेकिन दोनों जगह से प्रेशर लगते लगते ये ऐसे हो गया है, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो भी ऐसे ऐसे बन जाते हैं। तो मोस्टली जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में ऐसे आपको लेयर्स दिखेंगे, ऐसे फोल्डेड। समझ में आ रही है? तो ये आपका इसका होता है, और ये पुअरली कंसोलिडेटेड होते हैं। इसके ऊपर जोर से अगर मारोगे तो सब इसके अलग हो जाएंगे। जैसे इग्नियस रॉक जो होता है ना, हार्ड होता है ना, कॉम्पैक्ट होता है, ये जो है पुअरली कंसोलिडेटेड होते हैं, बहुत कंसोलिडेटेड नहीं होते हैं ये वाले रॉक्स, इसलिए ये आसानी से टूट जाते हैं। उसके बाद मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स आर परमिएबल एंड पोरस, ये लोग परमिएबल होते हैं। इनके ऊपर अगर मान लो सेडिमेंट्री रॉक्स का कोई चीज बना हुआ है, उसके ऊपर डालोगे तो पानी सीधे सीधे से नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये इनका कॉम्पैक्शन तो हुआ है मगर उतने स्ट्रांगली नहीं हुआ है कि ये पानी के एक मॉलिक्यूल को भी ना जाने दें, जैसे इग्नियस रॉक का हुआ है। तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो है मोस्टली परमिएबल एंड पोरस होते हैं। तो ये जो आपके फीचर्स मैं बता रहा हूं कि परमिएबल एंड पोरस, इन सबको याद रखना सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए। फॉसिल रिमेन्स, लेयर्स और स्ट्रेटा, ये सब मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स डिफाइन करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक के बीच में। अब इग्नियस रॉक के बारे में क्या जानते हो कि नॉन परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है, ये परमिएबल होता है। इग्नियस रॉक्स में क्या देखे थे कि फॉसिल्स नहीं होते हैं, यहां फॉसिल्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स में क्या देखे थे कि क्रिस्टल्स होते हैं, यहां देखोगे कि स्ट्रेटा होता है, लेयर होता है। इग्नियस रॉक में लेयर्स नहीं होते हैं, उसके जगह क्रिस्टल्स होते थे। तो यही डिफरेंस क्रिएट करेगा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के बीच में। समझ में आ रही बात है? तो ये सब ये मेन पॉइंट होता है किसी भी आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर रॉक को। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेडिमेंट से, कि सेडिमेंट्स जो बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाने के लिए वो कैसे आए हैं। जैसे सपोज मान लो ये एक वाटर बॉडी है, यहां सेडिमेंट कलेक्ट हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, और इसी से सेडिमेंट्री रॉक बना है। तो प्रश्न यह है कि ये सेडिमेंट जो है कहां से आया, कैसे आया, ठीक है। सबसे क्वेश्चन पहला ये है, यहां कोई पत्थर होगा ऊपर में, वहीं से टूट टूट क्या होगा। अब ये किसी पत्थर को तोड़ तोड़ के उसका कण आया हुआ है अगर यहां पे, तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। क्यों? क्योंकि किसी पत्थर का कण तोड़ के यहां इकट्ठा किया गया है सेडिमेंट्स को, माने हमने नहीं किया है, नेचर ने किया है सेडिमेंट्स को, तो उसको मैकेनिकली फॉर्म्ड बोलेंगे। अब मान लो इस पहाड़ के पास से नदी गुजर रही है, वो नदी क्या की कि एक केमिकल रिएक्शन की यहां पे इस पहाड़ के पत्थर के साथ, और उस केमिकल रिएक्शन के साथ कुछ इस पहाड़ के मटेरियल्स को डिसॉल्व करके यहां लाके और यहां इकट्ठा कर दी। मतलब समझ रहे हो ना, इस पहाड़ को तोड़ा नहीं नदी ने, उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, मतलब एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो ये जो सेडिमेंट्स निकल के यहां कलेक्ट हो रहे हैं वो केमिकली फॉर्म्ड है रादर देन मैकेनिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली फॉर्म्ड मतलब कि तोड़ो, उसको तोड़ के कण ला के रख दो। केमिकली फॉर्म्ड मतलब कि तोड़ो मत, वहां जाके एक रिएक्शन क्रिएट करो, उसको डिसॉल्व कर लो और लाके यहां पे कलेक्ट कर दो। तो दोनों में अंतर है ना, कैसा सेडिमेंट्स आए यहां पे, मैकेनिकली आए कि केमिकली आए। अगर मैकेनिकली आके और ये लिथिफाई होके बन गए यहां रॉक, तो वो मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएगा। अगर वो केमिकली आए तो ये केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएगा। और अगर वो ऑर्गेनिकली आए, मतलब कि यहां जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं, यहां प्लांट्स एनिमल्स के मरने की वजह से आके इकट्ठे हो गए हैं, तो वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम सेडिमेंट्री रॉक्स को मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली बांट देते हैं। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा कोई जरूरी है क्या कि कोई आएगा तो केवल मैकेनिकली ही आएगा, कि कोई केमिकली ही आएगा और कोई ऑर्गेनिकली ही केवल आएगा। अगर ये नदी है, यहां चलो मान लो फिजिकली आ रहा है, वहां पे तो ऑर्गेनिकली भी तो आ सकता है ना। कोई मान लो यहाँ पे एनिमल से वो भी आके मर गया, तब तो एक ही रॉक दोनों हो जाएगा। तो हम कौन सा बोलेंगे? तो इसका आंसर होगा कि मैक्सिमम किसके द्वारा आया ये देखोगे। मैक्सिमम अगर मैकेनिकली आया है,
तो उसको मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। मैक्सिमम केमिकली आया है जो सेडिमेंट्स, तो केमिकली बोलेंगे, और मैक्सिमम ऑर्गेनिकली आया है तो ऑर्गेनिकली बोलेंगे। समझ में आ रही है बात है? तो यहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही तरीके से सेडिमेंट्स यहां पे कलेक्ट हुआ, तीनों तरीके से हर जगह सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं, लेकिन ज्यादा किस तरीके से होता है उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डिसाइड करके और रॉक्स को बता देते हैं कि ये मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स हैं, कि केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कि ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इसका एग्जांपल देख लोगे तो ये जो सैंड, स्टोन, सिल्ट ये सब जो बनते हैं वो मैकेनिकली फॉर्म्ड बनते हैं, क्योंकि ये जो सैंड स्टोन्स है, ये सिल्ट्स हैं, ये पहाड़ के टूट टूट के आके यहां पे और तब बनते हैं। उसी तरह से एक जिप्सम का नाम जानते हो या सॉल्ट रॉक को जानते हो, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जो होता है वो तो क्या होता है, वो तो एक पत्थर होता है, उसको कूट कूट के नमक जो है हम लोग खाते हैं। तो जो रॉक सॉल्ट होता है या जिप्सम होता है, ये लोग कैसे बने, तो नदियां जो है पहाड़ों पर से, पहले के बने पहाड़ों से, उनसे कैल्शियम जो है डिसॉल्व करके और लाके किसी सैलो बेसिन में इकट्ठा कर दी, और उसके जो है कॉम्पैक्शन की वजह से ये जिप्सम और सॉल्ट रॉक बन गया। तो ये जो है केमिकली फॉर्म्ड हो गए। उसी तरह से जो हमारा लाइम स्टोन होता है, डोलोमाइट होता है, वो जो होता है बायोलॉजिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होता है, क्योंकि हमारे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे सेल हो गया, मोलुस्का जो ग्रुप का जो ऑर्गेनिजम्स होता है, वो अपने उनका जो बैक होता है ना, वो लाइम स्टोन का बना होता है। तो वो जब मरते हैं तो आके इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, और उसकी वजह से ये लाइम स्टोन रॉक्स बन जाता है। तो ये जो लाइम स्टोन रॉक्स, डोलोमाइट्स या कोल हुआ, ये सब किससे बनता है, आपको ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 भागों में बांटा गया है। ये डिपेंड करता है कि जो सेडिमेंट ने बनाया है वो सेडिमेंट वहां कैसे आया है, पहाड़ों से टूट के आया है, कि नदी ने उनको डिसॉल्व करके घुला के लाया है। डिसोल्यूशन भी एक तरह का केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस नहीं होता है, राइट। लेकिन तोड़ के लाया अगर उसको, तो फिर वो फिजिकल प्रोसेस हो जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। क्लियर है? सर इसमें ऐसा कुछ डिफरेंस होता है क्या कि मतलब एक जैसे मैकेनिकली है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा? यस यस, होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैकेनिकली फॉर्म्ड होता है तो कंपैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, बिल्कुल होता है। केमिकली फॉर्म्ड होता है थोड़ा कम कंपैक्शन होगा। तो ऐसा इसका अंतर होता है, बिल्कुल होता है, राइट। तो केमिकली फॉर्म होता है वो मतलब नेचर के साथ ही होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? नेचर के साथ, जैसे कि रिवर लेकर आ रही है, हाँ। जैसे जैसे हम फ्यूजन करते हैं, हाँ हाँ, मतलब उसको कुछ भी इसी में आएगा ना केमिकली फॉर्म के अंदर। क्या करते हैं? जैसे फ्यूजन करते हैं, ये माइन करते हैं ना, मतलब रॉक्स को हम क्या करते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं। तो रॉक्स को आप टुकड़ों में बांटोगे अगर जबरदस्ती, तो मैकेनिकली हो जाएगा। आप हाँ हाँ बोलो। पर बॉम्ब के द्वारा करते हैं, जैसे होते हैं केमिकली होगा ना, उसमें फ्यूजन वगैरह करते हैं। नहीं यार, उसको तुम केमिकली नहीं बोलोगे, बॉम्ब के द्वारा करा, इसलिए ना कि तुम बॉम्ब से किसी चीज को तोड़ रहे हो, तो जो टूट रहा है वो तो बॉम्ब के इंपैक्ट से टूट रहा है ना, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है वहां पे। समझ में आ रही है बातें? तो वो केमिकली नहीं कहलाएगा, वो मैकेनिकली ही कहलाएगा, क्योंकि टूट रहा है वो किसी इंपैक्ट की वजह से टूट रहा है कि किसी रिएक्शन की वजह से टूट रहा है, ये डिपेंड करेगा मैकेनिकली और केमिकली में। समझ में आ रही बातें? कोई केमिकल रिएक्शन पत्थर पे होना चाहिए, फिर वो कहलाएगा कि ये केमिकली मतलब डिराइव्ड सेडिमेंट्स हैं। समझ में आ रही बातें? अब ये सब पिक्चर्स देख सकते हो आप सेडिमेंट्री रॉक्स में भी, ये केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जैसे रॉक साल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, ये लोग केमिकल होते हैं। ये ऑर्गेनिकली जो होते हैं ना, वो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, जैसे चाक हो गया, लाइमस्टोन हो गया। ये संगमरमर नहीं सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये एक्चुअली लाइमस्टोन के मेटामॉर्फोसिस से बना हुआ है, तो ये हार्ड हो गया है। तो इसीलिए चूना पत्थर तो सॉफ्ट होता है, लेकिन संगमरमर सॉफ्ट नहीं होता है, उसी चूना पत्थर के मेटामॉर्फोसिस से जबकि संगमरमर बना हुआ है। तो ये जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, राइट। ये लोग जो है हार्ड होते हैं। ये जो कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, ये सब जो हैं, ये सारे चीज जो है मैकेनिकली फॉर्म्ड हैं। तो इस तरह के रॉक्स होते हैं। तो नाम आपको याद रखना, जैसे कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सब जो है। अब ब्रेसिया का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डीप जियोलॉजी में फिर चले जाओगे। जो जनरली जो सुनने को मिलता है ना नाम, उसको याद रखना कि कॉन्ग्लोमेरेट और सैंडस्टोन जो होता है वो कौन मैकेनिकली फॉर्म्ड है, ये जिप्सम और रॉक साल्ट जो होता है वो केमिकली फॉर्म्ड है। अब ये नाम और ये नाम आप सुने ही नहीं हो कभी, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, तो इसको मत याद रखो, लेकिन ये 2 नाम याद रखो, ये 2 नाम सब लोग जानता है। अब लाइमस्टोन सब लोग जानता है, इसका नाम याद रखो। चाक सब लोग जानता है, इसका नाम याद रखो। कोल सब लोग जानता है, इसका नाम याद रखो। तो इसको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है, ये केमिकल सेडिमेंट्री रॉक है, और ये क्लास्टिक इसको बोलते हैं, मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक को क्लास्टिक भी बोलते हैं। तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हो गया सेडिमेंट्री रॉक। लास्ट आपका बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं
वो कैसे बने हैं आपको पता है, फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जाए या केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाते हैं। ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, ये सेडिमेंट्स में टूट टूट के कॉम्पैक्शन लिथेफिकेशन टाइप कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो फिजिकल फॉर्म में तो वहां भी चेंज हो रहा है, लेकिन वहां वो सेडिमेंट्री रॉक कहला जाता है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स टूट के कॉम्पैक्शन लिथेफिकेशन से बने हैं। यहां क्या है कि रॉक वैसा ही है, ये तोड़ा नहीं गया है, इसके ऊपर प्रेशर डाले हैं पूरा रॉक के ऊपर तो वो डिफॉर्म्ड हो गया है, मतलब इस रॉक का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है प्रेशर की वजह से चेंज हो गया है, राइट। तो इस तरह से ये कहला जाएगा क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स। या रॉक ऐसा ही है, इसके ऊपर इतना हीट हम दिए हैं कि ये चेंज हो गया, हार्ड हो गया है। पहले सॉफ्ट था अब हार्ड हो गया है हीट की वजह से। पहले सॉफ्ट क्यों था? क्योंकि इसमें थोड़ा सा वाटर भी था, H2O भी था, तो ये सॉफ्ट था। अब इसमें हीट दिए, H2O उड़ गया तो क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो लाइमस्टोन जो संगमरमर मार्बल में चेंज होता है वो हीट की वजह से चेंज होता है। तो इस तरह से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाता है। तो अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो भी बन रहे हैं वो दो तरीके से बन रहे हैं, या तो उनके में फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जाए या केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाए। तो इसलिए दो तरीके होते हैं, टू वेज ऑफ मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम उस प्रोसेस के लिए कर रहे हैं जो प्रोसेस मेटामॉर्फिक रॉक्स बना रहा है, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो इग्नियस रॉक्स में भी चेंज आएगा तो बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज आएगा तो भी बनेगा, कोई पुराने मेटामॉर्फिक रॉक में और चेंज आ जाए तो भी बनेगा। लेकिन उस प्रोसेस को हम रीमेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिज्म से बना है, उसमें आप और हीट प्रेशर देके और चेंज ला दिए तो वो रीमेटामॉर्फिज्म हो गया। तो इस तरह से ये मेटामॉर्फिज्म जो होता है वो तीनों में से किसी भी रॉक का हो सकता है, और उससे जो है बनेगा उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। अब दो तरीके से हो सकता है, या तो इसका फिजिकल मेटामॉर्फिज्म हो जाए या केमिकल मेटामॉर्फिज्म हो जाए। फिजिकल मेटामॉर्फिज्म का मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। पहले वो ग्रेन्स उसके छोटे छोटे थे, अब ग्रेन्स बड़े बड़े हो गए या और छोटे हो गए। पहले स्ट्रेटिफाइड लेयर था, अब स्ट्रेटिफाइड लेयर नहीं हो कि वो टूट टूट के ग्रेन्स हो गए। तो इस तरह के जो भी उसका फिजिकल स्ट्रक्चर में, टेक्सचर में चेंज आएगा तो वो फिजिकल मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे। उसका केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाए, कौन कौन एलिमेंट मिलकर उस रॉक को बनाया है वही चेंज कर दो आप, कौन कौन से मिनरल रॉक में रहे वही उसी को चेंज कर दो, तो वो केमिकल मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। तो हीट और प्रेशर ऐसा चीज होता है ना, या केमिकल रिएक्शन, कि इस तरह के चेंज कर देता है, केमिकल टाइप का चेंजेस आ जाते हैं रॉक्स में बहुत ज्यादा हीट देने के बाद। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास वाटर उड़ जाएगा तो ये केमिकल चेंज आ गया इसके अंदर, तो केमिकल मेटामॉर्फिज्म आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, कि कौन कौन से एजेंट्स हैं मेटामॉर्फिज्म के, किन किन चीजों से ये चेंजेस आते हैं, फिजिकल या केमिकल। तो उसके तीन एजेंट्स हैं, या तो हीट करो उसको, या तो उसके ऊपर खूब सारा प्रेशर डालो, या तो एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर दो। तीनों ही केसेस में इसका फिजिकल या केमिकल चेंज होगा कि नहीं किसी भी रॉक का। अगर कोई हीट करोगे किसी भी रॉक में बहुत ज्यादा मैग्मा की वजह से या किसी वजह से तो इसका चेंज हो जाएगा। अगर बहुत सारा प्रेशर इसके ऊपर दोगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। या किसी तरह का केमिकल रिएक्शन कर दो, वाटर जो है उधर से गुजरे और कोई केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल उसके अंदर हो वाटर में और रॉक से गुजरे तो एक रिएक्शन क्रिएट कर दे, तो ये सॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन वाले को। तो ये 3 एजेंट्स होते हैं मेटामॉर्फिज्म के। 3 एजेंट्स मतलब कि कौन कौन 3 चीजों से मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। हीट से हो सकता है, कंप्रेशन से होता है, सॉल्यूशन से होता है। सॉल्यूशन यहां पे केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है, राइट। तो समझ में आ रही है, बहुत बेसिक चीज है कि अब जैसे एग्जांपल दे लोगे तो हीट से कौन सा बन गया, आपके पास बेस्ट एग्जांपल है कि लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो गया हीट की वजह से, ठीक है। उसी तरह से सेल जो है स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है कंप्रेशन की वजह से, ठीक। तो इस तरह से ना कई सारे रॉक्स हो जाते हैं। जैसे ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट जो है ह्यूज प्रेशर की वजह से निस रॉक में चेंज होता है। GNEISS एक रॉक का नाम होता है, GNEISS हार्डेस्ट रॉक है निस रॉक। हम लोग का जो अर्थ, जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है वो निस रॉक से बना हुआ है। इसके बारे में हम इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो ग्रेनाइट के मेटामॉर्फोसिस से निस रॉक बन गया है। तो इस तरह से आपको 4-5 नाम याद होना चाहिए कि किसके मेटामॉर्फोसिस से क्या बना है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, उसके मेटामॉर्फोसिस से मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन, उसके मेटामॉर्फोसिस से मार्बल बन गया। तो ये सब 3-4 चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। अब जैसे ये एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक देख लो, ये निस रॉक है। ये निस रॉक किससे बना है? ग्रेनाइट से बना है, ठीक है। ये स्लेट है, ये बना है किससे? सेल से बना है। उसी तरह से ये क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज भी ग्रेनाइट से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ना डिफरेंट रॉक्स को मेटामॉर्फोसिस होकर ये बनता है। कोई दिक्कत? मार्बल है, लाइमस्टोन से बना हुआ है। अब टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म कि कौन कौन टाइप होते हैं मेटामॉर्फिज्म के। एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म समझ गए, हीट कंप्रेशन और रिएक्शन या सॉल्यूशन।
टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म मतलब कि कौन कौन से प्रोसेस से बना है। अगर हीट से बनेगा तो वो थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहलाएगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मार्बल, अगर हीट देने से बन गया तो। अगर कंप्रेशन से बनेगा तो उसको डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल हो गया निस रॉक। ग्रेनाइट के डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म से, डायनेमिक मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकरा के जो है चेंज आ रहा है, तो इसलिए ये डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। हीट से है इसलिए थर्मल कहला जाता है। एक होता है हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म, एक होता है हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। एक्चुअली ये जो हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म होता है ना, वो इस डायनेमिक से ही मिलता जुलता होता है। एक्चुअल में जो आप जीएस में देखोगे ना, तो यही दो दिया होगा, थर्मल और डायनेमिक। ये हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म और हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म नहीं दिया होता है जनरल स्टडीज में, लेकिन मैंने आपको दे दिया क्योंकि जोग्राफर्स जो होते हैं ना, ज्योग्राफी में और थोड़ा सा डिटेल में जो बांटते हैं ना, तो ये दो और नाम दे देते हैं। हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म तब होता है जब मान लो कोई रिजर्वॉयर है या कोई लेक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है कलेक्ट हो गया है, तो उस वाटर की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है नीचे के रॉक्स पे, तो वो प्रेशर की वजह से जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है उसको हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। और ये हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म एक्चुअल में क्या है, आपको अगर ध्यान से समझो तो एक तरह का डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म ही है, क्योंकि एक्टिंग तो यहां पे प्रेशर ही कर रहा है ना, भले ही वो पानी का प्रेशर हो। यहां रॉक्स आपस में जो है प्रेशर दे रहे हैं, यहां पानी का प्रेशर है, तो ये क्या होता है, हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। और ये होता है हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है ना, कि कोई भी हॉट वाटर या हॉट वेपर जब भी गुजरता है किसी भी रॉक्स के पास से, तो उसमें केमिकल रिएक्शन क्रिएट करके और उसका मेटामॉर्फोसिस, केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देता है, तो उसको हम हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये एक तरह का, चार तरह का मेटामॉर्फिज्म हो गया। कैसे हुआ उसी बेसिस पे ये हम बांटे हुए हैं, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिज्म का हम टाइप बता रहे थे, मतलब कि जो प्रोसेस हो रहा है मेटामॉर्फिज्म होने का, मेटामॉर्फिक रॉक बनाने का, उसके ये टाइप थे। अगर आपसे पूछेगा कि रॉक का ही टाइप बताओ कि कौन कौन से मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, तो आप उसमें दो टाइप बनाओगे। एक वो रॉक जो किसी सेडिमेंट्री रॉक से बना है, और एक वो रॉक जो किसी इग्नियस रॉक से बना है। अगर सेडिमेंट्री रॉक से कोई मेटामॉर्फिक रॉक बना हुआ है तो उसको हम मेटा सेडिमेंट्री बोलते हैं, या पारा मेटामॉर्फिक रॉक, दोनों नाम होता है ये सब। मेटा सेडिमेंट्री ये साइंटिफिक नाम ऐसे दिया जाता है, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स के मेटामॉर्फोसिस से ये बना हुआ है। और किसी इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा तो उसको हम मेटा इग्नियस बोलेंगे, मतलब इग्नियस रॉक के मेटामॉर्फोसिस से बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप बताओ, रॉक के ही टाइप बताओ, तो ये वाला लिखोगे, मेटा सेडिमेंट्री, मेटा इग्नियस। अगर आपसे पूछेगा कि मेटामॉर्फिज्म का टाइप बताओ, दोनों में अंतर है। मेटामॉर्फिज्म इज द प्रोसेस, रॉक इज द रिजल्ट। तो ये रिजल्ट का पूछ रहा है, ये प्रोसेस का है। तो फिर इसमें आपको थर्मल, डायनेमिक, हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म और हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, ये चार आपको बताने हैं। आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना मेटामॉर्फोसिस और मेटामॉर्फिज्म और मेटामॉर्फिक रॉक्स में? समझ में आ रही है बातें? तो ये आपका हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स का टाइप वाइज। अब हमारा जो लास्ट यहां पे बचता है, एक रॉक साइकिल का कंसेप्ट है कि रॉक साइकिल क्या होता है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाना चाहूंगा कि रॉक साइकिल होता क्या एक्चुअली। देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि यहां एक रॉक दूसरे रॉक से बन रहा है, दूसरा रॉक तीसरा से बन रहा है, यहां एक यही चल रहा है, चक्र चल रहा है यहां पे। इस चक्र को जरा ध्यान से समझिएगा तो आप रॉक साइकिल समझ लेंगे। ये है हमारा मैग्मा। ये क्या है? मैग्मा। मैग्मा मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से कौन सा रॉक बनेगा? इग्नियस रॉक बनेगा। वेरी गुड। अब आप हमें बताएंगे कि कैसे ये साइकिल बन रहा है। इग्नियस के सेडिमेंटेशन से कौन सा बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। वेरी गुड। ये हो गया हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ये बताओ कि सेडिमेंट्री रॉक के मेटामॉर्फोसिस से कौन सा बनेगा रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये बताओ कि इग्नियस रॉक के मेटामॉर्फोसिस से कौन सा बनेगा? मेटामॉर्फिक रॉक ही है। तो हम सीधा यहां पे ऐसा तीर बना दे, सेडिमेंट्री से भी बन जाएगा, इग्नियस से भी बन जाएगा, ठीक। अब ये बताओ कि मेटामॉर्फिक रॉक टूट टूट के सेडिमेंट्स बन जाए और वो कंपैक्शन हो तो कौन सा रॉक बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक। मतलब ये मेटामॉर्फिक रॉक भी तोड़ तोड़ के सेडिमेंट्री रॉक बना सकता है, इग्नियस रॉक भी तोड़ तोड़ के बना सकता है। दोनों के केवल इसमें अंतर है कि कैसे बना रहा है, ठीक है।
अब ये हमारा जो लिथोस्फीयर होता है वो मेटामॉर्फिक से भी बना है, सेडिमेंट्री से भी बना है, इग्नियस से भी, तीनों के उसमें है।